अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल लव ट्रायंगल आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है उमे मरियम ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है मॉम? उसने झुंझलाकर छुरी कांटे की मदद से चिकन लेग को भंभोड़ा। गोया मम्मा पर आया गुस्सा उस पर उतारा था। टिश्यू की मदद से उसने लबों के कोनों को मध्यम सा दबाकर टिश्यू को वापस प्लेट में पटक दिया। वो सिर्फ तरहदार नहीं थी, बहुत आला ज़ौक़ की मालिक और किसी हद तक मगरूर और ख़ुद पसंद भी थी। वो खूबसूरत थी, बल्कि बेहद खूबसूरत थी, जबी अहमियत और ख़ासियत के साथ हर जगह तौसीफ़ व सताइश से भी नवाजी जाती। ये उसका ज़ाती ख्याल था कि उसकी खूबसूरती का हक़ था तारीफ़ वसूल करना। वो मगरूर और बेनियाज थी, जब भी अपने आगे किसी को कम ही कुछ गर्दानती थी। वो तो अनाबिया शाह ही थी, जो उसके इश्क व जुनून ख़ेज़ में मुब्तला हो गई थी और कुछ इस तरह उसके इश्क में डूबी थी कि उसकी थोड़ी सी ही सही मगर कुछ न कुछ दीवानगी उसके अंदर भी मुंतकिल हो गई थी, जिस पर अनाबिया बिलाशुबा खुशी से फूले न समाती थी। और उसका कहना था, ये सरासर उसकी दुआओं की कबूलियत का नतीजा है। उनकी दोस्ती का आगाज़ कॉलेज से हुआ था। 2 साल उनके हमने वाला हम प्याला की तरह गुजर गए थे। अनाबिया शाह का ताल्लुक पंजाब के जागीरदार घराने से था, जब भी वो रवायती रस्मों और रवाज की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उसके बरअक्स हुर्मत यानी हरीम फातिमा के वालिद लाहौर के मशहूर सनतकार थे। वो सिर्फ 2 ही बहन भाई थे। आफाक तालीम के सिलसिले में मुल्क से बाहर था। ग्रेजुएशन के बाद हायर स्टडी के लिए डैड हरम को भी मुल्क से बाहर भेजने की ख्वाहिशमंद थे, मगर इस मौका पर आकर, जिसका सिर्फ डैड को ही नहीं मॉम को भी इंतज़ार था, वो अनोखी जिद लगाकर बैठ गई थी। हॉस्टल में अनाबिया के साथ रहकर पढ़ने की जिद, जो कम अज़ कम मॉम को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ सकी थी। एक आम सी लड़की अनाबिया शाह के लिए अपनी बेटी का यूं दीवाना हो जाना इन्हें एक आंख नहीं भाया था। जब भी एतराज़ात के साथ एक बहस छिड़ गई थी। हर्ज क्यों नहीं है? ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है हरम, किसी भी लिहाज से। हमारे ख्वाब तुम्हारे मुतल्लिक बहुत ऊंचे हैं। तुम्हारे मुतल्लिक अपना ब्राइट फ्यूचर छोड़कर एक मामूली लड़की की खातिर यहाँ हॉस्टल में सड़ना हमाकत नहीं तो फिर और क्या है? अनार के जूस का सिप लेकर मम्मा ने उसे नापसंदगी की निगाह से देखकर डांटने के अंदाज में कहा, तो हरम की पेशानी पर बल पड़ने लगे। वो मामूली लड़की आपकी बेटी की बेस्ट फ्रेंड है मॉम। उसके ख़ास होने का सबसे अहम पॉइंट ही यही है। और डैड, मैं फ़िलहाल सिर्फ हॉस्टल जाऊंगी, बाद में अगर मूड बना तो यूके भी चली जाऊंगी। उसने अपने मखसूस फैसला कुन 2 टोक और कतियत से भरपूर अंदाज में कहा था और कुर्सी घसीट कर उठ खड़ी हुई। वो हमेशा से ऐसी ही थी, अपनी ज़ात को फ़ौक़ियत और अहमियत देने वाली। उसके नज़दीक अपनी खुशी, अपनी ज़ात और अपने फ़ैसले बहुत ख़ास थे। वो जा चुकी तो मॉम की तैश भरी नज़र, जिनमें वाज़े बेबसी थी, डैड की तरफ देख कर रह गई, गोया उनसे बेटी के रवैये की शिकायत कर रही हूँ। डैड जवाब में कुछ कहने के बजाय महज कांधे ही उचका सके। आज हम कॉलेज से वापसी पर मार्केट चलेंगे, क्लास बंक करके। वो दोनों इस वक्त कैंटीन में थीं। हरम के हाथ में चीज़ बर्गर था, साथ में पेप्सी का 10 पैक। अनाबिया भी यही खा रही थी। उसे हमेशा ही हर मामले में हरम को फॉलो करना अच्छा लगता था, इतनी ही मुतासिर थी वो हरम से। मार्केट अब क्या लेना है यार? अभी चंद दिन पहले तो गए थे। बाजार का सुनते ही अनाबिया की जान हवा होने लगती थी। हरम ने जवाबन उसे घूरना ज़रूरी समझा था। खबरदार जो इनकार किया हो, मेरे कज़न की शादी है, मुझे अपने सिल्वर लहंगे के साथ मैचिंग जूते चाहिए, ज्वेलरी भी लूँगी। और तुम्हारा वो खड़ूस मंगेतर हर रोज़ यहाँ शहर के विजिट को थोड़ी निकला होता है, जो बाहर निकलने का सुनकर ही मुंह पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। वो उसे झाड़ने लगी थी। अनाबिया की क्या मजाल थी कि इनकार कर देती। मिनमिना कर कहा, तो सिर्फ इतना यार, वो पिछली बार भी उन्होंने हमें देख लिया था ना। हाँ तो कहा तो कुछ नहीं था ना, उल्टा तुम्हें चाय पिलवाने, आइसक्रीम खिलाने की ऑफर्स कर रहा था। वैसे बड़ी झूठी हो तुम अना। हर वक्त उसकी बेहिसी और लातलगी के रोती रहती थी और वो उसे घुरने लगी। अनाबिया बुरी तरह से झिंपी थी, फिर गोया अपनी सफाई पेश करने लगी। रियली, कसम से यार, उस दिन तो खुद उन्होंने अपने रवैये से मुझे हैरान कर दिया था। वो तो हवेली में भी मुझसे बात नहीं करते, ज़्यादा आमना सामना होने पर भी अगर मैं सलाम कर दूं तो सरसरी अंदाज में जवाब देकर अनाबिया के लहजे से फिर हैरानी छलक पड़ी। नखरा, अच्छी भली लड़की को इग्नोर करके वो साबित करना चाहता है, इतना आम सा है, उज्जड़ और देहाती सा। मैं तो कहती हूँ शादी से इनकार कर दो उससे। हरम के पास ऐसे मुफ्त के मशवरे वाफिर मिकदार में जमा रहते थे, जबकि अनाबिया तो तड़प उठी। गोया, ऐसे तो ना कहो हरम, इतने तो हैंडसम है वो। हमारे पूरे गांव की लड़कियां मरती हैं दानी पे। यह है भी हकीकत, उस जैसा खूबरू, कड़ियल और शानदार कोई दूसरा नौजवान नहीं है पिंड में। वो उसकी तारीफों में रतबुल निसा हुई तो हरम ने बेजारी से सर झटक दिया था। अनाबिया से दोस्ती को ज़्यादा अरसा नहीं बीता था
तब उसकी पहली बार बिल्कुल इत्तफाकिया दानियाल से मुलाकात हो गई थी। वो अनाबिया से नोट्स लेने हॉस्टल आई थी। उसके लिए नोट्स हमेशा अनाबिया ही तैयार करती थी। जब से उनकी दोस्ती हुई थी, अनाबिया ने अकीदतमंदाना अंदाज में ये काम अज खुद अपने ज़िम्मे ले लिया था। वो तो उसे हॉस्टल की भी जहमत नहीं दिया करती थी, मगर इस रोज़ वो नोट्स लाना भूल गई थी। जब भी हरम को उसके यहाँ मजबूरन हॉस्टल आना पड़ा था। वापसी पर दोनों बातें करती हॉस्टल के गेट तक आ गई थीं कि एकदम हरम ने उसे बड़ी तरह घबराते हुए और सिटपटाते देखा। क्या हुआ यार, जंगल में शेर देख लिया? उसके खनकते शोख लहजे में शरारत थी। अनाबिया का फक चेहरा उसे मजाक पर उकसा रहा था। यही समझ लो शेर, वो भी खूनख्वार। यार ये अभी इस गुस्ताखी पर मुझे सालम निगल जाएंगे। उन्हें मेरा यूं बेमहार बाहर आना पसंद नहीं। वो उसके पीछे छुपने की कोशिश करती रोहानसी होकर बोली थी। दानियाल की निगाह उस पर पड़ चुकी थी। उसकी हर किस्म की एफिशिएंसी भी अब किसी काम की नहीं थी। अनाबिया की हालत खौफ से पतली होते देख हरम ने बेअख्तियार गर्दन मोड़ी थी। ग्रे चिमचिमाती पुजारों के खुले दरवाजे से टेक लगाए सफ़ेद कॉटन के खड़खड़ाते लिबास में मलबूस बड़ी बड़ी मूछों वाला वो खालिस देहाती नौजवान उन्हीं की सिमत मुतवज्जो था। उसकी खौफनाक सी सुर्ख आंखों में यकीनन गुस्से की ही लाली थी। ऊंचा लंबा देहाती कद काट लिए वो बहुत गौसीला ही नहीं, खुद पसंद और तुंदखू भी महसूस हुआ था हरम को। जब भी वो कुछ खास पसंद नहीं आया था। ओह, तो गोया आप हैं मंगेतर उसके। दानियाल का सरता पैर जायजा लेने के बाद वो किस कदर नखवत से बोली थी। उसे खुद पर बहुत ज़ाम था, अपने पुरइत्तमाद अंदाज पर बेहद नाज। उसका ख्याल था वो अपने मुकाबिल आने वाले हर इंसान को कंफ्यूज कर सकती है। उसका ये ख्याल गलत भी नहीं था। वो सिर्फ पुरइत्तमाद नहीं थी, उसके पास दौलत थी, जहानत थी, काबिलियत थी। वो वाकई अपने सामने किसी को ठहरने नहीं दिया करती थी। यही जाम इस वक्त दानियाल से बात करते हुए भी उसके लहजे से, उसकी आंखों से छलक रहा था। दानियाल ने जवाब देने के बजाय महज निगाह भरकर उस बेहद फैशनेबल लड़की को देखा था जिसके हर अंदाज से खुद इत्तमादी छलकती थी। हाँ, आपको एतराज़? उसका अंदाज जवाबन तहकीर आमेज़ी नहीं, तल्ख़ो तुर्श भी था। हरम ने उसे अज़नो सिरे से सरता पैर जांचा और फिर ज़ोर से हंस पड़ी। अगर मैं कहूँ कि मुझे एतराज़ है तो आप अनाबिया से शादी नहीं करेंगे? इस जवाब ने मुकाबिल को सिर्फ ठटकाया नहीं था, गम गुस्से और तौहीन के एहसास समेत उसकी आंखें भी सुलगा के रख दी थीं। अगर मैं कहूँ हाँ और उसके बदल में आपसे शादी करूँगा तो आपको एतराज़ भी हक नहीं होगा। जवाब था या तमाचा। हरम तो जैसे हिल के रह गई थी। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे यूं ना सिर्फ पंगा लिया था बल्कि पहली ही बार में ज़मीन पर पटक दिया था। इस इज्जत अफजाई पर आंखें दहक कर अंगारों की मानिद सुलगने लगी। शट यूर माउथ दानियाल शाह, तुम हो क्या चीज़? हाँ, कभी आईने में शक्ल देखी है? ध्यान से। वो फट पड़ी थी और लड़ने मरने पर आमादा पड़ गई थी। अनाबिया के तो आसान ख़ता होने लगे थे। फिर बड़ी मुश्किलों से वो उसे खींच तान कर वहाँ से ले गई और मिन्नत समाजत करके कितनी दिक्कतों से उसका मूड बहाल किया था। जाहिल, घटिया, वो अपने आप को समझता क्या है? इसका गुस्सा किसी तौर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। हरम, तुम्हें उन्हें कुछ कहना ही नहीं चाहिए था यार। अनाबिया बेचारी बुरी फंसी थी, हाथ मसलते हुए मुस्तरिब लग रही थी। अभी दानियाल से पता नहीं उसे किस अंदाज में बेइज्जत होना था। उसे सिर्फ हरम के मूड की नहीं, दानियाल के मिजाज की भी बरहमी सहनी थी और यही असल तशवीश का बाइस था उसके लिए। तुम ठीक कहती हो, मुझे इस थर्ड क्लास आदमी के मुँह ही नहीं लगना चाहिए था। डैम इट, उसने तो ये बात यहाँ ख़त्म कर दी थी, मगर यकीनन दानियाल नहीं कर सका था। इस बात का अंदाज़ वो बहुत बाद में जाकर लगा सकी थी। हालांकि अगली ऐसी ही इत्तफाकी मुलाकात में वो बहुत शास्तगी से उसके साथ माजरत कर चुका था। इस बार उनका टकराव मार्केट में हुआ था। अनाबिया को ज़बरदस्ती सांस घसीटती वो विंडो शॉपिंग मसरूफ़ थी जब एक दुकान से निकलते हुए उसका दानियाल से तसादम हो गया। हरम के हाथ से इस टकराव के नतीजे में शॉपिंग बैग छूटकर नीचे जा गिरे थे। तुम? उसे रूबरू पाकर वो आंखें निकालकर गुर्राई थी। ओह, आई एम सॉरी। वो अच्छा खासा घबरा गया, फिर झुककर शॉपिंग बैग उठाकर बहुत एहतराम भरे अंदाज में उसकी जाने बढ़ा दिए। अगेन सॉरी मिस हुरमत, कैसी हैं आप? हुरम की घूरती नज़रों के जवाब में उसने मुस्कुराहट दबाई थी। हरम ने झिपटकर उसे अपना सामान लिया था। अपनी डियर फ्रेंड से मेरी सिफारिश कर देना प्लीज़। जिस वक्त वो बुखलाई हुई, अनाबिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींच दी आगे बढ़ गई थी। दानियाल ने लंबे डग भरते हुए एक दो कदमों में ही उसे आन लिया था। वो इतनी लजाजत से बोला कि अनाबिया तो गिंग होकर रह गई थी, जैसे हरम के चेहरे पर नफ़रत सी छाने लगी। देखिए मिस्टर ख्वामखा कंबल होने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं, उसने जतलाना बेहद ज़रूरी समझा था। दानियाल ने तिरछी निगाहों से उसे देखकर सर खुजाया। मगर मैं आपसे बिगाड़ भी नहीं सकता, प्लीज़ समझे, मजबूरी है मेरी। उसका लहजा ही नहीं, अंदाज भी यकसर बदला हुआ था। यही वजह थी कि खुद को बहुत चालाक और समझदार समझने वाली हरम मर्द के चले इस दाव में आती चली गई। मजबूरी, और वो भी आपकी। उसका लहजा तंजिया था और किसी हद तक खफा भी। जवाब में दानियाल ने ज़ोरदार कहका लगाया था।
साली आधी घर वाली होती है, जानता हूँ मैं। और हरम जो उसे घूर रही थी किसी तरह भी मुस्कुराहट नहीं दबा सकी थी। लेकिन मैं आपकी साली नहीं हूँ, आपकी होने वाली बीवी की सहेली हूँ, उसने टोकते हुए तस्दीक की। दानियाल ने कांधे झटकते हुए इस पल बहुत गहरी और जांचती नज़रों से उसे देखा था। जो भी है मेरे लिए बहुत अहम है। कौन? अनाबिया? हरम के अंदाज में शरारत भरी हुई थी। जवाब में दानियाल की आंखों में कुछ लम्हों को सही मगर अजीब सी तपिश उतर आई थी। आपके इस सवाल का जवाब मैं किसी और वक्त के लिए उठाकर रख रहा हूँ। उसकी नज़रों के साथ उसके लहजे में भी आँच उतर आई थी, जिसे हरम महसूस किए बिना हंस पड़ी थी। चलें ठीक है, बेगम से रोनुमाई के वक्त कह दीजिएगा। आपका हुक्म सर। आंखों पर। दानियाल ने बहुत फरमाबरदारी का सबूत देते हुए सीने पर हाथ बांधकर गर्दन को जरा सा खम दिया। यूं इस तलखी और चपलिश का खात्मा हो गया था जो पहली मुलाकात से पैदा हुई थी। मगर वो तलखी क्या वाकई इतनी आसानी से ख़त्म हो गई थी? क्या इतनी आसानी से तलखियाँ ख़त्म हो जाया करती हैं? इस बात पर हरम ने गौर करना भी मुनासिब नहीं समझा था। दानियाल उन्हें आइसक्रीम खिलाने या फिर कॉफ़ी पिलाने पर इसरार करता रहा था, मगर हरम उजलत पर सवार थी। ड्यू रही आप पर, फिर कभी सही। और सुने, आप अपनी ये भारी भरकम मूछें कटा दें तो यकीनन कुछ भले लगेंगे। हमारे मजहब में भी मूछें रखना जायज़ नहीं है, ओके? वो जाते जाते भी उसे छेड़ने से पास नहीं आई थी, मगर अगली बार मुलाकात में जब उसने दानियाल को मूछों के बगैर देखा तो हैरान हुए बगैर नहीं रह सकी थी। बड़े फरमाबरदार शौहर साबित होंगे आप तो, कसम से। वो मुंह पर हाथ रखकर हंसे गई थी। जवाबन दानियाल की हल्की सुर्खी लिए गहरी और पुरतपिश निगाहें उसके चेहरे पर जम गई थीं। शुक्र है आपको यकीन तो आया। गौर कर लें जल्दी से, ये तो अनाबिया का काम है। मैं तो अभी भी समझाती हूँ इसे कि कर ले गौर, मगर बेचारी मशरकी लड़की है, एक ही खोंटे से बंधी रहकर भी खुश है। दानियाल की बात की गहराई और ज़ुमैनियत को समझे बगैर वो अपनी हाँके गई थी। अनाबिया के हाथ दबाने के बावजूद दानियाल ने इस जवाब पर होंठ सख्ती से भींच लिए थे, यूं जैसे खुद पर जब्त कर रहा हो। इन छुट्टियों में आप अनाबिया के साथ हमारे यहाँ आकर ठहरे ना। दानियाल ने खासी ताखिर से इसे मुखातिब किया तो उसका लहजा और अंदाज एक बार फिर मुतवाज़न हो चुका था, मगर इस ऑफ़र के जवाब में हरम के चेहरे पर तमस्खुर सा फैलता चला गया। आपके गांव इतनी गर्मी होगी वहाँ, मेरा अभी से मरने का कोई प्रोग्राम नहीं है। वैसे भी मैं समर वेकेशन यूके में गुजारती हूँ। हमेशा उसके लहजे में फिर वही नखवत भर गई थी जो उसकी ज़ात का खासा थी। दानियाल के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया था। ज़्यादा न सही चंद दिन को आ जाना हरम, वैसे भी हमारे यहाँ हर किस्म की सहूलतें हैं, तुम्हें गर्मी नहीं लगने देंगे, प्रॉमिस। अनाबिया पुरजोश होकर इसरार करने लगी थी। हरम को जान छुड़ाने को सही मगर हामी भरनी पड़ी। मुझे लगता है दानियाल से तुम्हारी दोस्ती हो गई है, फिर अब क्या ख्याल है उसके बारे में? उसने अपनी जिद पूरी कर ली थी और अनाबिया की खातिर घर का सुख आराम छोड़कर उसके पास हॉस्टल आ गई थी। अनाबिया की खुशी का तो ठिकाना था ही नहीं। जो फ़ख्र था वो उसे हवाओं में उड़ता हुआ महसूस हो रहा था। पता नहीं उसे हरम में ऐसा क्या नज़र आता था कि यूं उस पर दिलो जान से फिदा हो गई थी। हरम ने जो ये मोहब्बत का मामूली सबूत दिया था उसकी वजह ही उसकी मोहब्बत के एहसास को तक़वियत देता था। बहरहाल वो मोहब्बत की कदरदान तो ज़रूर थी, मगर अनाबिया के लिए उसके इस इक़दाम से ज़्यादा खुशी का बाइस दानियाल से सुलह थी। दोस्ती कहाँ यार, मैं तो तुम्हारी वजह से उसका लिहाज करती हूँ, वरना पसंद वसंद तो वो मुझे अब भी नहीं है। मेरी ऑफ़र अभी भी मौजूद है, इनकार कर दो इस पिंडू को। अपने बेहद स्मार्ट और गुड लुकिंग भाई के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग लूँगी। उसके लहजे में सिर्फ शरारत थी। अनाबिया ने मुंह लटका लिया था। मेरी भी ऑफ़र अपनी जगह कायम दायम है। उसने किस कदर नाराज़ी से जतलाया था। जिन दिनों इनकी दोस्ती का आगाज़ हुआ था, उनकी एक दूसरे के लिए मोहब्बत और युगानत का मुजाहरे को तकती उनकी एक क्लास फेलो ने मजाक में वो बात कही थी कि जिसे बाद में अनाबिया ने दिल पर लिख लिया था। यार सना की बात काबिल गौर है। मैं सोच रही हूँ हमें एक ही आदमी से शादी कर लेनी चाहिए ताकि हम हमेशा एक साथ रहें। अनाबिया की संजीदगी से कहने पर वो इतना झुंझलाई थी कि हाथ में मौजूद भारी भरकम किताब ही उसके सर पर दे मारी। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? यह महज मजाक की हद तक ही ठीक है बात। शौहर शेयर करने की चीज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता? इस्लाम में एवं ही मर्द की 4 शादियों की इजाज़त है। अनाबिया चमक कर बोली थी। वो अली ज़र्फ़ औरतें होंगी। हरम ने बात ख़त्म करना चाही। तुम्हारे मामले में मैं बहुत आला ज़र्फ़ हूँ, कसम से। अनाबिया ने अब के शरारत से आंखें मटकाईं तो हरम उसे गुस्से से आंखें दिखाने लगी, मगर वो परवाह किए बगैर अपने सूटकेस से तस्वीरों वाला एल्बम निकाल लाई थी। यार तुम एक नज़र दानी को देखो तो हमारे पिंड की सारी खूबसूरत लड़कियाँ इस घबरू जवान पर मरती हैं, और जब इस घबरू जवान की हरम ने तस्वीर देखी तो बुदक कर रह गई। मैं तो मर के भी ऐसे आदमी से शादी ना करूं। खबरदार जो आइंदा ऐसी बात कही हो। अगर इतना ही मेरे साथ रहने को मरी जाती हो तो फिर इस पिंडू को गुड बाय कह दो। मैं अपने भाई की दुल्हन बना लेती हूँ तुम्हें। अब कि वो संजीदा थी, जबकि अनाबिया ने मुंह लटका लिया था। तुम्हें तानी का पता नहीं है ना, इसीलिए जान से मार देगा वो मुझे, मगर किसी और का नहीं होने देगा।
फिर उसका फ़ायदा भी तो कोई नहीं है ना यार। मेरा दिल तो तुमसे लगा है, मकसद तुम्हारे साथ रहना है ना कि तुम्हारे घर में। तुम ससुराल सुधार जाओगी, मैं क्या करूँगी। चलो तुम्हारी खातिर मैं शहरयार को घर दामाद बनने पर फोर्स कर लूँगी। मुझे बहुत पसंद करता है, शायद मान ले मेरी बात। वो हनूस गैर संजीदा थी और शरारत आमेज अंदाज में बात कर रही थी। अगर मेरे लिए कुछ करना है तो फिर घर के बजाय दिल में गुंजाइश निकालो, अपने शहरयार को मुझसे शेयर कर लो। दानी को भी सिर्फ इस सूरत में गुड बाय कह सकती हूँ। अनाबिया की संजीदगी से कहने पर हरम की सारी चौंचाली और मजाक धरा का धरा रह गया। तुम इस कदर फजूल बात भी कर सकती हो अनाबिया, आई कॉन्ट बिलीव इट। और अनाबिया उसका इस दर्जा शदीद रद्द अमल देखकर बुरी तरह से खाइफ होकर रह गई थी। मजाक कर रही थी यार, रिलैक्स। वो गड़बड़ाने लगी। मुझे मजाक में भी ऐसी बातें पसंद नहीं हैं अनाबिया शाह। तुम्हारे दिल में ये गुंजाइश हो तो हो, मेरे दिल में नहीं है। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, उसने सख्ती से कहा था और उठकर वहां से चली गई। उफ, इतना यूनिक और स्टाइलिश ड्रेस कहाँ से लिया। हरम कॉलेज से वापस लौटी तो अनाबिया के बिस्तर पर पड़ी। वो शर्ट उठाकर देखते हुए इश्तियाक और सताइश यकबारगी उसके चेहरे और आंखों में सिमट आया था। ये ब्लैक इलाकाई ड्रेस था जिस पर शोख धागों से बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की गई थी। बेजी ने भेजा है, आज दानी देकर गए हैं। अनाबिया आज तबीयत की खराबी के बाइस कॉलेज नहीं गई थी, तो यूं कहो ना मंगेतर साहब तोहफा देकर गए हैं, मोहब्बत की निशानी। वो आंखें नचाकर बोली। अनाबिया ने बेख्तियार ठंडा सांस भर लिया। हमारे ऐसे नसीब कहाँ, लाए बेशक वही थे मगर भेजा उनकी अम्मा ने है। मुझे यकीन है उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि इस बैग में है क्या। वैसे तुम्हारा बिलखुसूस पूछ रहे थे। खिलाफ मामूल अनाबिया के लहजे में उदासी थी, जो आखिरी फिक्रा बोलते फिर से गायब हो गई। उसकी जगह हल्की सी शरारत और मुस्कुराहट ने ले ली थी। मुझे तो सच्ची बात है ये बंदा बहुत घुन्ना और ख़तरनाक लगता है, ज़रा बच के रहना, ओके। शर्ट अपने साथ लगाकर देखती वो शरारत से बोली थी। फिर एकदम उसे देखने लगी। यार ये ड्रेस फेयरवेल पार्टी में पहनूंगी, ओके। इतना पसंद है तो तुम रख लो यार। ये देखो इसकी मैचिंग जूते भी हैं। अनाबिया ने बैग में हाथ डालकर एक डब्बा बरामद किया जिसके खुलने पर कढ़ाई वाला खुशनुमा रंगों का नाजुक सा जूता सामने था। वाह अमेजिंग। हरम की आंखें खुशी से जिगर जिगर चमकने लगीं। उसने फौरी तौर पर झुककर अपने जूते के स्ट्रैप खोले थे और अपना दूधिया मखमल जैसा शफाफ पैर जूते में डाला जो रेशमी रंगीन डोरियों से मुज़य्यन था। वो आम सा जूता जैसे एकदम अनमोल हो गया था। यार ये तो लगता है बना ही तुम्हारे लिए है, देखो ज़रा कितना जचा है तुम पर। अनाबिया ने दिल से तारीफ की थी। वो खिलखिला उठी। यार अपने पास ही रखो, मैं बस एक बार पहनूंगी। अनाबिया को उठकर दोनों चीज़ें उसकी अलमारी में रखते देख हरम ने बेख्तियार टोका था। वो मुस्कुरा दी। नहीं तुम्हें पसंद है, अब ये तुम्हारी हैं। इतनी फराग दिली अच्छी नहीं होती अनाबिया। हरम का अंदाज नासिहाना हो गया था। मैं सिर्फ तुम्हारे मामले में फराग दिल हूँ और मुझे पूरा यकीन है तुम कभी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगी। अनाबिया की मोहब्बत इस दर्जा मानो यकीन पर हरम मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकी थी। उनके एग्जाम्स ख़त्म हुए तो तातीलात शुरू हो गई थी। तुम मेरे साथ चल रही हो ना। अनाबिया की फिर वही रट शुरू हो गई थी और ये इसरार इतना बढ़ा कि हरम आजिज़ होकर रह गई थी। यार मैं मना कर चुकी थी ना तुम्हें, उसने बेजार होकर कहा। वो अनाबिया का दिल रखने को भी उसके गांव नहीं जाना चाहती थी। ऐसे तो ना कहो हरम, बेजी भी तो तुमसे मिलना चाहती हैं। मैंने तो उनसे इन छुट्टियों का वादा कर रखा था। कितनी शर्म आएगी मुझे जब वो ये सोचेंगी कि जिस सहेली की मैं इतनी तारीफ़ें करती हूँ वो मेरी खातिर चंद दिन को गाँव भी नहीं आ सकी, महज इसलिए कि वो गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकती। अनाबिया की मज़ीद ऐसी ही बातों की वजह से हरम को मजबूरन ही सही मगर हामी भरनी पड़ी थी कि वजह इस मौका पर होने वाली अनाबिया की बहन की शादी भी थी जिसमें अनाबिया का ख्याल था हरम की शिरकत बेहद ज़रूरी थी। एक बार फिर उसकी मॉम से शदीद झड़प हो गई थी जो उन्हें उसके गांव जाने का इख्तिलाफ से बहस से शुरू हुई थी। मम्मी हरगिज़ भी उससे यकसर अनजान और गैर लोगों में भेजने को तैयार नहीं थी। अनाबिया भी तो हमारे घर आती रही है ना मम्मी, हमने खा लिया उसे। वो जिस हिसाब से चिड़ी थी उतने ही गुस्से से बोली। वो महज घंटे 2 घंटे को आती रही है यहाँ, तुम इतने दिनों को जाओगी, है कोई तुक ये। मम्मा के कहने पर उसने बेहद नागवारियत से उन्हें देखा था। क्या हो गया है मम्मी, वैसे तो आप बहुत लिबरल बनती हैं, मुझे स्टडी को तनहा यूके भेज सकती हैं, तो यहाँ अपनी कंट्री के गांव में फ्रेंड के यहाँ क्यों नहीं। उसे अब तैश आने लगा था ख्वामख्वाह की इस फजूल जिद से। वो एक यकसर मुख्तलिफ बात है, फिर वो लड़का तुम में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। फ्यांसी की फ्रेंड से उसे क्या लेना देना। मम्मी के एतराज़ पर उसने अपना सर पीट लिया था। मम्मी शायद उनको वो बातचीत सुन चुकी थी जो कुछ दिन पहले उनके दरमियान हुई थी जब अनाबिया उसके घर आई थी और ये बात साबित करने पर मुसर थी कि दानियाल उसमें इन्वॉल्व हो चुका है। कमाल है मम्मी, हद है वक़ियानुसियत की भी। वैसे इतलान अर्ज़ है कि मैं उसकी वजह से नहीं अपनी दोस्त की वजह से जा रही हूँ। उस बंदे में ऐसा कुछ भी खास नहीं कि मैं ये हमाकत करती फिरूँ। उसने तनफ़ुर से सोचा था और तिल मिलाकर जितलाया। तुम हॉस्टल फ्रेंड के साथ ही इतना अरसा रही हो, अब बस करो ये चौंचले, मुझे पसंद नहीं है। मम्मी की झड़क देने पर वो गुस्से में आ गई थी।
मुझे हर सूरत जाना है मम्मी, मैं बता चुकी हूँ आपको, डैड से मैंने बात कर ली है, इन्हें आपकी इतना ऐतराज़ नहीं है, पैर पटक कर कहती वो उठकर अपने कमरे में चली आई थी और गांव जाने के इरादे से मुलाजमा से पैकिंग कराने में मसरूफ़ हो गई थी। पुख्ता हमवार सड़क से उतरकर जैसे ही गाड़ी नीम पुख्ता धूल उड़ाती दूर दरख्तों की कितारों से घिरी सड़क पर आई, जबरदस्त झटके लगने लगे। शदीद गर्मी का आलम जोबन पर था और आग बरसाते सूरज को गालबन कुछ ज्यादा ही जल्दी थी कि सुबह 10 बजे ही सरों पर आकर चमकने और शुआएं नौकीली सुइयों की तरह जमीन पर मारने लगा था। गाड़ी में ऑन एसी भी जैसे इस पुरतपिश और मौसम के आगे हार मान चुका था। वो अंदर बैठी पसीनों में डूबने लगी थी तो उसमें उसके शाहाना मिजाज की नज़ाकत का अमल दखल ज़्यादा था। उफ, इतनी गर्मी यार, मरवाओगी तो मुझे। उसने अपने दुपट्टे से ही खुद को हवा देते हुए अनाबिया पर आंखें निकाली थी जो मज़े से बैठी थी और बैरूनी नज़ारों में मगन थी। इतनी भी गर्मी नहीं है, वैसे अगर आपको सारी ज़िंदगी इन्हीं जगहों पर गुजारनी पड़ गई तो क्या करेंगी। उन्हें पिक करने दानियाल ही आया था। उसकी आहो बका सुनकर व्यू मिरर से झांकती उसकी आंखों में अजीब सी सफाकियत उतर आई थी जिस पर ज़ाहिर हरम का ध्यान नहीं जा सकता था। मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं ऐसी जगह पर ज़िंदगी गुजारूंगी, उसने नरूठेपन से कहा था और खिड़की का शीशा नीचे किया। गुर्दो गुबार से बोझल हवा का गर्म झोंका अंदर आया और उसके चेहरे के साथ लिबास भी धूल मट्टी से भर गया। उसकी तबाह नाजुक पर जैसे सख्त नागवार गुजरा था। उसने खटाक से फिर शीशा बंद कर दिया। अनाबिया बुरी तरह हंसकर लोटपोट हो रही थी। तुम्हें किसने कहा था ये करने को? वो यूं ही हंसते हुए सुर्ख चेहरे से बोली। हरम ने खुसीली निगाह से उसे देखने पर इत्तेफाक करते चुटकी से पकड़कर गर्द से अटा दुपट्टा उतारकर सीट पर धर दिया। नेवी ब्लू शर्ट के हाफ स्लीव से झांकते उसके सफ़ेद मोमी बाजू और राजहंस जैसी गर्दन एकदम नुमाया होकर जगमगाने लगी। दानियाल की निगाह उस पर पड़ी तो जैसे पलटना भूल गई। स्टीयरिंग पर उसके हाथ बहके तो गाड़ी डानो डोल होकर रह गई। उफ, ध्यान से दानियाल साहब, लगता है आप हमें यहीं दफनाने का इरादा रखते हैं। हरम चीख पड़ी थी। उसकी पेशानी सामने सीट से जा टकराई थी। अगर इकट्ठे जी नहीं सकते तो मर ही जाना चाहिए। अनाबिया ने उस पर झुककर सरगोशी की थी। हरम ने उसे खूनख्वार नजरों से घूरा। ऐसा इरादा है तो बराए करम मुझे गाड़ी से उतार दो, फिर जो मर्जी करती रहना दोनों। उसने दांत खिचखिचाए थे। अनाबिया इतना झिंपी के उसे 2-3 इकट्ठे ही घूंसे दे मारे थे। बदतमीज, मैं अपनी और तुम्हारी बात कर रही हूँ। जालिम लड़की, ना मेरे मंगेतर को कबूल कर दी हो और ना ही अपने फ्यांसी को मुझसे शेयर करने पर आमादा हो, फिर जुदाई तो नसीब बनेगी ना। हरम हंसने लगी और दानियाल की गाहे बगाहे खुद पर उठती और फिर ठहर जाने वाली नज़रों से बेखबर रही थी और इस बात से भी कि उसकी निगाहों की तपिश हर लम्हा बढ़ती जा रही थी। शाम का वक्त था। फिजा परिंदों की परों की काट से बोझल थी। दूर चलते पुलों की आवाज़ भी माहौल में गूंजती थी। फिजा में हब्स था और हर सू गुबार सा फैला हुआ था। दोपहर से पहले वो लोग हवेली पहुंचे थे। हवेली वैसी नहीं थी जैसी हवेलियां हरम के तस्वुर में आबाद थीं या जैसी उसने अमूमन टीवी प्ले में या मूवीज़ में देख रखी थीं। बड़े बड़े दालानों और बरामदों वाली, जिसकी दीवारें संगे मरमर की तो खिड़कियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ये तो आम सी हवेली थी जिसका सहन बहुत वसी था और उसमें तरह तरह के दरख्तों की बहुतात थी। सुर्ख ईंटों के फर्श पर इन्हीं दरख्तों के खुश्क पत्ते उड़ते फिरते थे जो आते जाते लोगों के कदमों तले आकर चुरमुराते थे, जिन्हें मुलाजमा वक्फे वक्फे से झाड़ू उठाकर समेटती, मगर हवा के एक तेज झोंके से आंगन फिर से ऐसे ही भर जाता। दरख्तों के नीचे चारपाइयां बिछी थीं जिन पर हवेली की औरतें बराजमान थीं। रवायती रेशमी कपड़ों और जेवरात से लदी फंदी थीं। उनके लिबास मौसम की मुनासबत से नफीस और खुशनुमा रंगों के थे। उनमें 2 बुजुर्ग खवातीन, दानियाल की वालदा बेजी और अनाबिया की माँ थी, जिन्होंने हरम का खैर मकदम बहुत पाक से पेशानी चूमकर गले लगाकर किया था। 2 नौजवान लड़कियां भी थीं जिनका तारुफ अनाबिया की भाभी और बहन के तौर पर कराया गया था। दानियाल इकलौता था। इस वक्त मौसमी फूलों के क्रेट और टोकरे वहां मौजूद थे और दोनों नौजवान लड़कियां अपनी निगरानी में मुलाजमा से फल धुलवा कर फ्रिज में रखवा रही थीं। बुजुर्ग खवातीन गाँव की कुछ औरतों में घिरी गालबन उनके मसाइल सुनने में मसरूफ़ थीं, मगर ये सारी मसरूफियात हरम और अनाबिया के पहुँचने पर तर्क कर दी गई थी। तेरी शहरन सहेली वाकई बहुत सोहनी है अनाबिया, मेम है बिल्कुल। बेजी ने अपने सादा पुरखुलूस अंदाज में हरम की तारीफ की थी और अनाबिया यूं खुश हो गई जैसे कि हरम की नहीं खुद अनाबिया की ही तारीफ हो। अरे बेजी, मेम तो कुछ भी नहीं, इसके सामने ये तो हूर है, जन्नत की हूर। अनाबिया ने हंसते हुए उनकी बात को बढ़ावा दिया था। सुना है जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी, मगर मैं तो इस दुनिया में हूर का तलबगार हूँ। अपनी तारीफ पर वो फख्र से गर्दन ऊंची किए ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी जब इस मध्यम मगर मैनी खेज सरगोशी पर एकदम मुतहिर होकर पलटी। दानियाल उसे कुछ फासले पर झुककर उसका बैग रख रहा था। आंखों में इतनी चमक थी, इतनी गहराई थी कि हरम जैसी पुरइत्तमाद लड़की भी इस पल कंफ्यूज होकर रह गई थी। वो उस पर जो मैनी मुस्कुराहट उछालकर पलटकर चला गया।
हरम उसके बाद भी कितनी देर तक संभल नहीं सकी थी। गुस्से का शदीद एहसास उसे दांत और मुट्ठियां भींचने पर मजबूर कर रहा था। उसका दिमाग दानियाल की इस लफ्जी जसारत पर सुलगन का शिकार हो चुका था। पर कमरे में आकर नहा के और कपड़े बदल कर खाना वगैरह खाने के बाद कुछ देर सुस्ताने को जब वो बिस्तर पर लेटी तब भी उसके दिमाग को ये सुलगन कम नहीं कर रही थी। क्या हुआ हरम? नींद नहीं आ रही? नींद तारीख कमरे में एसी की ठंडक की सरसराहट थी। खिड़कियों पर तने रेशमी पर्दे इस सरसराहट की जद में होले होले हिलते थे। जब अपनी जगह पर लेटी अनाबिया ने उसकी बेचैनी महसूस करके तशवीश से पूछा था और वो फट पड़ते पड़ते एकदम से होंठ भेज गई। नथिंग, नई जगह है ना, मुझे अजनबी जगह पर एडजस्ट होने में ज़रा वक्त लगता है, उसने ज़रा सारा तैश अंदर दबाकर आसानिया से कहा था। उसे अचानक ही एहसास हुआ था कि दानियाल की किसी भी कमीनी हरकत में बहरहाल अनाबिया का कोई कसूर नहीं। वो खुद दानियाल का मुंह तोड़ सकती थी। उसने खुद को तसल्ली दे ली थी, मगर उसकी ये ख्वाहिश शायद कभी पूरी नहीं होनी थी कि उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसमें हरम के लिए कतई कोई गुंजाइश नहीं बची थी। अगले दिन वो सारा दिन बहुत मगन रही थी। उसका यह ख्याल गलत साबित हो चुका था कि वहाँ वो रह नहीं सकती। इतनी अहमियत और मोहब्बत उसे हमेशा सरशार और मगन रखती थी, सो इस वक्त भी मगन हो चुकी थी। इस शाम उसने आंगन की सफाई में मशगूल मुलाजमा से पानी का पाइप लेते हुए अनाबिया के लते लेने शुरू कर दिए थे। तुम मुझे यहाँ अपनी हवेली में इसलिए लेकर आई थी कि यहाँ कैद कर दो। अपने बागात की सैर नहीं करवाओगी तो शादी में भी शरीक हुए बगैर वापस चली जाऊंगी। मसनूई खुफगी से कहते उसने पाइप का रुख उसकी जानिब किया था और पानी की धार से उसे भगो डाला था। अनाबिया तो बुदक कर तेजी से परे हट गई, मगर उसी पल वहाँ आ जाने वाला दानियाल जरूर पानी से शराबूर हो गया था। हरम ने बौखलाकर उसे देखा था, फिर एकदम खिफजदा हो गई और घबराहट में पाइप छोड़ दिया। सॉरी, मैं तो, उसने बेसाख्ता वजाहत देनी चाहिए थी। इट्स ओके, तैयार हो जाए, मैं आपको बागात और खेतों में घुमा लाता हूँ। अपनी बात मुकम्मल करके वो रुके बगैर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। अनाबिया ने मुतहिर नज़रों से पहले उसे और फिर हरम को देखा था। माय गॉड, कितना बदल गए हैं ये। मैं कसम खाकर कह सकती हूँ अगर तुम्हारी जगह ये हरकत मुझसे हुई होती तो इतना डांटते कि हद नहीं। अनाबिया उसके कांधे से कोहनी टिकाकर पूरे वसौक से मगर शरारत से बोली थी, मगर हरम ने कोई तासुर नहीं दिया था। मेहमान को इतना सा एडवांटेज तो मिलना चाहिए। वजह सिर्फ यही नहीं है। अनाबिया की आंखें नचाने पर हरम चौंक उठी थी। क्या मतलब? उसने नागवारियत से कहते सवालिया नज़रों से उसे देखा था। मतलब ये कि जो बंदा किसी लड़की के कहने पर मूछें कटवा दे, जबकि वो मुझ नहीं ते कुछ नहीं के फार्मूले पर अमल भी करता रहा हो, फिर नाक पर गुस्सा धरा रहने के बावजूद उस लड़की की बदतमीजी पर उसे माफ़ भी कर दे और उसकी गुस्ताखी यानी पानी से भगो देने के बावजूद उसे पिंड घुमाने की ऑफ़र करे, तो उसके दिल में ज़्यादा ना सही थोड़ा सा तो उसका ख्याल होगा ना। अनाबिया के चेहरे पर शरारत के सारे रंग थे और आंखों में शोखी भरी हुई थी। हरम ने पहले उसका बाजू झटका था, फिर उसे बेहद नाराज़ी से घुरा था। वो दोनों बातें करती कमरे में आ गई थीं। शेम ऑन यू अना, वो बंदा तुम्हारा फ्यांसी है और कुछ नहीं। जाके तैयार हो जाओ, वो तुम्हें अपने साथ ले जाने का कह गए हैं। अनाबिया ने उसे वॉशरूम की जानिब धकेला था, मगर वो हैरानी से पलट आई थी। सिर्फ मुझे? तुम साथ नहीं चलोगी? नहीं, हमारे यहाँ मंगेतरों के साथ खुले आम फिरने का रवाज नहीं है। जवाब अनाबिया के बजाय उसी पल दस्तक के बाद अंदर कदम रखने वाले दानियाल ने दिया था। उसका लिबास तब्दील हो चुका था और सलीके से बने बालों पर नमी का एहसास उसके ताज़ा गुस्ल का गवाह था। हरम की पेशानी पर एकदम शिकने पड़ती चली गईं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी मंगेतर की आपकी नज़रों में इज़्ज़त है और मेरी? देखिए मिस हुर्मत, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। ये मेरी इज़्ज़त का ही सबूत है कि मैं आपको, वो उसकी बात काटकर तेज़ी से वजाहती अंदाज में हाथ उठाकर कहता एकदम थम सा गया था। उसकी निगाह अनाबिया पर उठी थी। जाने क्या तकाजा था उस निगाह का, जिसे अनाबिया ने ही समझा था, और होंठ भींचे सरत से पलटकर कमरे से निकल गई। हरम का ध्यान इस जानिब नहीं गया। वो सवालिया इस्तजाबी नज़रों से दानियाल को देख रही थी, जिसकी बात अधूरी रह गई थी। अपना फिक्रा मुकम्मल करें मिस्टर दानियाल। उसका लहजा सुलगा हुआ ही नहीं, तंज आमेज़ भी था। दानियाल बहुत पुरइत्तमाद और दिलकश अंदाज में मुस्कुराया था। मैं ये सबूत आपसे शादी करके देना चाहता हूँ। समझ लें, आप आज से मेरी पाबंद हैं, इस हवेली की बहू, दानियाल शाह की होने वाली बीवी। इससे बढ़कर भी आपको कोई और सबूत चाहिए तो दूँ? बताओ, कब आऊँ तुम्हारे घर तुम्हें मांगने? सिर्फ इसके अल्फाज भग से उड़ाने को काफ़ी नहीं थे। वो इस्तेहकाक भरा लहजा, मुतबस्सम जतलाती नज़रें और सबसे बढ़कर हद से बढ़ी हुई जसारत के उसने उसका हाथ पकड़कर वो तलाई ब्रेसलेट उसकी कलाई में ज़बरदस्ती पहना दिया था, ये कहते हुए कि यह हमारे ख़ानदानी रवायत का हिस्सा है, जिससे हम किसी भी लड़की को अपना नाम करते वक्त उसे पाबंद करते हैं। अगर ज़मीन उसके कदमों तले से सिरकती या आसमान सर पर टूट पड़ता तब भी उसे इतनी हैरत ना होती जितनी इस पल दानियाल के मुँह से निकलने वाले अल्फाज पर हुई थी। सिर्फ हैरत नहीं, गम और गुस्से से उसका दिमाग सुलग उठा था। यू आर मैड, तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम क्या कह रहे हो? ब्रेसलेट नोच कर उसने इस तरह से अपनी कलाई से अलग किया था कि उसकी नाजुक चेन टूटकर दो टुकड़ों में बट गई
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے دانیال کا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر ڈالے۔ اس میں اتنا مائنڈ کرنے والی کیا بات ہے؟ کیا آپ نے کسی سے شادی نہیں کرنی؟ اس کے قہر و غضب کے آگے وہ کسی درجہ سکون اور معصومیت سے سوال کر رہا تھا۔ تم نے شکل دیکھی اپنی، اور پھر اپنا یہ گھر ہے کچھ ایسا قابل ذکر کہ مجھ سے یہ بات کہنے کی جرت کی؟ وہ بولی نہیں، غرائی تھی، چہرہ لال بھبوکا ہو چکا تھا۔ صرف اس کا نہیں، دانیال کا بھی منہ سرخ ہو گیا تھا۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو حرمت، وہ چیخ پڑا تھا۔ بالآخر حرم نے اچھیمبے میں گھر کر مگر حقارت زدہ انداز میں اسے دیکھا تھا۔ میں حد سے بڑھ رہی ہوں؟ میرا تمہارے بارے میں یہی خیال ہے۔ میں حیران ہوں تمہیں مجھ سے یہ بات کہنے کی جرت کیسے ہوئی؟ کچھ لوگوں کی عزت بھی راس نہیں آتی ہے، تمہارا شمار انہی لوگوں میں کیا جا سکتا ہے۔ پسند تو میں پہلے بھی تمہیں نہیں کرتی تھی، مگر اب چلے جاؤ یہاں سے اگر مزید ذلیل نہیں ہونا چاہتے ہو تو، ورنہ تمہاری فیملی کے سامنے تمہاری کرتوت کھول کے رکھ دوں گی۔ بریسلیٹ اس کے منہ پر مارتے ہوئے اس کے لہجے میں اتنی تضحیک اور اس درجہ تلخی اور ترشی تھی کہ ساتھ تکبر و نخوت کا انداز تھا کہ دانیال کو اپنے چہرے پر سے بھاپ نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنی ذلت اور سبکی کہ وہ ایک منٹ بھی مزید وہاں نہیں ٹھہر سکا تھا۔ حرم ہونٹ بھینچے سر جھٹکتی جیسے اس ناخوشگوار واقعے کی تلخی اپنے ذہن سے جھٹک رہی تھی۔ رات کو مایوں کی تقریب تھی، حرم کے ذہن پر اس تلخ واقعے کے اثرات ہنوز باقی تھے۔ وہ جیسے اپنی جگہ پر بے چین ہو گئی تھی۔ کئی بار جی میں آئی انابیہ کی دوستی اور اس شادی دونوں پر لعنت بھیج کر واپس چلی جائے، مگر اسے بزدلوں کی طرح راہ فرار اپنانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بولڈ تو تھی ہی، اس کے ساتھ ساتھ انا پرست بھی بہت تھی۔ جبھی واپسی کا ارادہ صرف اس لیے بدلا کہیں دانیال یہ نہ سمجھ لے کہ وہ اس سے ڈر کر بھاگی ہے۔ بیوقوف تھی نہیں جانتی کہ لڑکیوں کی عزت آبگینے کی طرح نازک ہوتی ہے۔ اس کی حفاظت کی خاطر اٹھایا گیا مسالت کا قدم بزدلی میں شمار نہیں ہوتا، مگر اس خود پسند مغرور لڑکی کو یہی تو پتہ نہیں تھا۔ اسے تو دانیال کی اس بات پر ہی غصہ چڑھے جا رہا تھا جو اس نے شام کو دوبارہ سامنا ہونے پر اس سے کہی تھی۔ یقیناً آپ جا رہی ہوں گی۔ اس کے چہرے کے ناگوار تاثرات اور نظر اندازی کو محسوس کر لینے کے باوجود دانیال نے اس کا راستہ اس وقت روک لیا تھا جب وہ بالائی منزل پر موجود انابیہ کے پاس جانے کو سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ مخالف سمت سے آتے دانیال سے ٹکراؤ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی، وہ ناک چڑھا کر پھنکارتے ہوئے کہہ کر سائڈ سے گزرنا چاہتی تھی کہ وہ تیزی سے پھر راستہ روک گیا۔ اسے منہ لگنا تو نہیں کہتے، 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہوں۔ کیسا لہجہ تھا، زج کرتے ہوئے تاؤ دلاتا ہوا۔ حرم بے شرمی اور بے غیرتی کی اس مظاہرے پر ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ اتنی عزت افزائی کے بعد بھی اگر وہ اس سے منہ ماری کر رہا تھا تو اس سے بڑھ کر حرم کے خیال میں کوئی بے شرمی نہیں تھی۔ راستہ چھوڑو میرا، حرم کی پیشانی پر بل پڑنے لگے تھے۔ اگر میں کہوں تمہارا ہر راستہ مجھ پر آ کر ختم ہوتا ہے تو پھر؟ اس کی نگاہوں میں اپنی ذات کا زام بولتا تھا۔ حرم کو اس کی ڈھٹائی ششدر کرنے لگی۔ اپنی بکواس بند کرو سمجھے، اور یہ ڈائیلاگ بازی اپنی معیار کی لڑکی سے کرنا۔ میرا معیار اتنا گرا ہوا نہیں ہے۔ وہ غصے میں صحیح معنوں میں آپے سے باہر ہونے لگی۔ اس کی بات پر دانیال کے چہرے نے کتنے رنگ بدلے تھے۔ بہت غرور ہے تمہیں خود پر، اس غرور کو خاک میں نہ ملا دیا تو دانیال شاہ نام نہیں ہے۔ اس کا لہجہ اور انداز ایک دم بدل گیا تھا، آنکھوں سے جیسے چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ میں ان دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں۔ کیا کر لو گے تم؟ ہاں، وہ جواباً اس سے بڑھ کر بلند آواز سے چیخی تھی۔ دانیال کچھ دیر اسے کینہ توز نظروں سے تکتا رہا تھا، پھر ہونٹوں کو سختی سے بھینجے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گیا۔ حرم کا چہرہ کتنی دیر تک غصے سے دہکتا رہا تھا۔ مایوں کی تقریب کے بعد 2-3 دن بیچ میں خالی تھے، پھر مہندی کی تقریب تھی۔ حرم سچی بات ہے اس روٹین کی زندگی سے بھی اکتا گئی تھی۔ جبھی اس روز پھر انابیہ کے سر ہو گئی تھی۔ تم مجھے اپنے گاؤں دکھا رہی ہو یا میں خود چلی جاؤں؟ یار میں کرتی ہوں کچھ، بیجی سے کہتی ہوں وہ دانی سے مجھے اجازت دلوا دیں۔ انابیہ اسے تسلی دے کر خود کمرے سے باہر چلی گئی۔ حرم نے اس انتظار کی کوفت سے بچنے کے لیے کتاب اٹھا کر کھول لی۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے جب دستک دے کر ملازمہ نے اندر جھانکا تھا۔ حرمت بی بی، آپ کو انابیہ بی بی بلا رہی ہیں۔ حرم نے حیران نظروں سے ملازمہ کو دیکھا، پھر کتاب بند کر کے رکھتے ہوئے بولی تھی، کہاں ہے انابیہ؟ میرے ساتھ آئیں۔ ملازمہ کے کہنے پر وہ اسی طرح اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لی تھی۔ ادھر کہاں جا رہی ہو؟ ملازمہ کو حویلی کے پچھواڑے باغ کی سمت جاتے دیکھ حرم کو الجھن ہوئی تھی۔ انابیہ بی بی ادھر ہی گئی ہیں۔ دراصل بی بی وہ بیجی کی اجازت سے جا تو رہی ہیں آپ کے ساتھ، پر دانیال صاحب کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو ان کے پاس چھوڑ جاؤں۔ ملازمہ کے مسکرا کر تسلی دینے پر حرم نے گہرا سانس بھر کر کاندھے اچکا دیے۔ اسے انابیہ پر ترس سا آنے لگا۔ بیچاری کی زندگی کتنی مشکل تھی، اتنی پابندیوں میں جینا اور دل مار کر زندگی گزارنا کتنا مشکل کام ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں کتنا فاصلہ طے کرائی اندازہ ہی نہ ہو پایا۔ یہ حویلی کا پچھلا باغ تھا جس کا اختتام یہاں پر لکڑی کے بڑے سے پھاٹک پر ہو رہا تھا۔ اطراف میں اونچی فصیل تھی، کچی زمین، خاردار جھاڑیاں اور سبز گھاس سے بوجھل تھی۔ ملازمہ نے خود پھاٹک کا نسبتاً چھوٹا دروازہ کھولا تھا اور احتراماً اسے باہر جانے کا راستہ دیا۔ باہر سفید مرسڈیز کھڑی تھی جس کے شیشے ڈارک تھے۔ انابیہ اس گاڑی میں ہے؟
वो तपती दोपहर में सड़क किनारे खड़ी थी। हाँ बीबी, आप भी बैठ जाओ गाड़ी में। मुलाजमा के कहने पर वो मुस्कुराहट दबाए गाड़ी की सिमत चली आई। इरादा अनाबिया को ऐसे चोरों की तरह से इकदाम पर छिड़ने का था। जब ही दरवाज़ा खोलते ही महज धूप से बचने की गर्ज से जल्दी से खुद को सीट पर गिरा लिया। कसम से अना, मुझे लग रहा है तुम मेरी दोस्त नहीं बॉयफ्रेंड हो, जो घर वालों को धोखा देकर मुझे डेट पर ले जा रहा है। उसकी हंसी छूट रही थी। गाड़ी का नीम तारीख सर्द माहौल उसके मिजाज पर खुशगवार तासर डाल गया था। इसमें कोई शक भी नहीं कि आपके साथ आपकी दोस्त नहीं, आपका बॉयफ्रेंड बैठा हुआ है। देखना पसंद करेंगी मुझे, मगर ध्यान से, खुशी से बेहोश ना हो जाएं। ये फुंकारती हुई सर्द आवाज़ उसके दाहिने पहलू से उभरी थी। वो जैसे करंट खाकर सीधी हुई। बाहर तेज धूप से अंदर के नीम तारीख माहौल से उसकी आंखें फौरी तौर पर कुछ भी वाज़े ना देख पाई थीं। जब भी वो जान नहीं सकी कि उसके बराबर सीट पर अनाबिया नहीं, दानियाल शाह है। तुम? हरम के असाब को इतना शदीद धचका लगा था कि वो खुद को कतई संभाल नहीं सकी। कोई शक है तो इसे दूर कर दूं? उसने अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाया। अंदाज में, निगाहों में उमड़ती शरारत के साथ तलखी भी थी, हकारत भी, मगर हरम के आसान खता हो चुके। इतना तो वो भी समझ सकती थी कि अगर वो इतना बड़ा धोखा दे चुका है इसे, तो उसके इरादे हरगिज़ नेक नहीं हो सकते थे। गाड़ी रोको, कहाँ लेकर जा रहे हो? हवास बाख्ता सी वो पहले चीखी थी, फिर सरासीमा सी होकर दरवाज़ा खोलना चाहती थी कि उसी पल दानियाल उस पर उकाब की तरह झिपटा था और उसे निहायत बेदर्दी से अपनी जानिब घसीट लिया। हरम का चेहरा उसके कांधों से इतनी शिद्दत से टकराया कि उसके हवास झंझना उठे थे। जहाँ लेकर जा रहा हूँ ना तुम्हें, वहाँ से वापसी पर शायद तुम खुदकुशी का फैसला कर चुकी हो। अपने आप से नज़रें भी नहीं मिला पाओगी यकीनन। क्यों लेकर जा रहा हूँ इसका जवाब तो तुम्हें पता ही होगा। किसी मर्द से पंगा लेने की ये सबसे मामूली सज़ा है। बहुत जाम था तुम्हें खुद पर, अपनी हसीन सूरत पर। इसको खाक में मिला के रख दूंगा। आइंदा अपनी नस्लों को भी इस तरह की हरकतों से बाज रखने की नसीहत करती फिरोगी। उसके सर्द लहजे में भेड़िए किसी ओराहट डर आई थी। हरम का दिमाग चकराने लगा। रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ती चली गई। इस सही मैनों में अंदाज़ा हुआ था वो किस तरह बुरी मुश्किल में फंस चुकी थी। गाड़ी हमवार सड़क पर फड़ाटे भर रही थी। उसने गैर महसूस अंदाज में अपने और उसके दरमियान फासला बढ़ाना चाहा तो दानियाल ने महज उसे उसकी बेचारगी और बेबसी का एहसास दिलाने को उसे कुछ और भी अपने नज़दीक खींच लिया। अब एक तरह से वो आधी उसकी गोद में सवार थी। सिर्फ शर्म और नागवारी का ही एहसास नहीं था जिसने उसे रुहानसा किया था, शदीद किस्म की सुबकी भी थी जो उसके वजूद से लिपट गई थी। दिस इज़ नॉट फेयर। देखो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इतनी मामूली बात की इतनी कड़ी सज़ा नहीं हो सकती। अगर तुम हर्ट हुए हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांग लेती हूँ। इज्जत की बका का एहसास उसे अना से दस्तबरदारी का सबक दे रहा था। यह ख्याल ही रूह फिरसा था कि वो भिपरा हुआ वहशी मर्द उसे अपना इंतकाम पूरे करने वाला है। सूरत हाल की गंभीरता ने उसे सरासीमा करके रख दिया था। माफ़ी और मुझसे तुम्हारा मयार इतना पस्त नहीं हो सकता। वो बेरहम काटदार लहजे में फुंकारा तो उसके लहजे में हकारत और किसी किस्म की गुंजाइश ना पाकर हरम की आंखें खौफ की ज्यादती से फैलती चली गई थीं। मान गाड़ी एक जगह पर रुक गई। गाड़ी ड्राइव करने वाला तनुमंद शख्स उतरा और दानियाल की जानिब का दरवाज़ा खोल दिया। दानियाल ने खुद उतरते हुए उसे भी अपने साथ घसीट लिया था तो वो बेख्तियार चीखी थी, छोड़ दो मुझे, तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो जैसे इसी पल बेबसी की इंतहा को छूती रो पड़ी थी। अभी तो कुछ नहीं किया मैंने। इज्जत रास नहीं आई थी ना तुम्हें। और जिन लोगों को इज्जत रास ना आए, जिल्लत इन्हें बहुत अच्छी तरह से अच्छाई बुराई का फ़र्क समझा दिया करती है। उसे बाजू से पकड़कर इमारत के अंदर जो डेरा टाइप थी ले जाते हुए वो कतई बेरहम लहजे में कह रहा था। दरख्तों के झुंड में कुछ लोग बैठे इन्हीं की सिमत देख रहे थे, मगर किसी ने उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर भी मुदाखलत नहीं की थी। शायद वो दानियाल के मुलाजिम थे। वो यही अंदाज़ा कर सकी थी। देखो, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, पैर पकड़ लेती हूँ तुम्हारे, मगर मुझे माफ़ कर दो। मुझसे गलती हो गई थी, मैं मानती हूँ। ये वक्त इतना कड़ा था कि वो अपनी अकड़ भूल गई थी। उसने सिर्फ कहा नहीं था, वाकई झुककर उसके कदमों में बैठ गई। याद था तो दाव पर लगी हुई इज्जत का ख्याल, यही खौफ उसे सरासिनगी की इंतहाओं तक ले गया था। तुम कह सकती हो मैं बहुत कीना परवर हूँ, माफ़ी का लफ्ज़ मेरी लुग़त में दर्ज नहीं है। वो सफाकी पर उतर आया। हरम के वजूद में सनसनाहट दौड़ने लगी। उसने फक होते चेहरे के साथ उसे देखा और ज़ारों की तार रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दो दानियाल, मुझे यूं बेमाया ना करो। मैं कसम खाती हूँ आइंदा कभी तुम्हें इस तरह डिग्रेड नहीं करूँगी। वो एक बार फिर गिड़गिड़ाने लगी। अपनी गलती का एहसास अब उसे कचूके लगाने लगा था। औरत का लफ्ज़ी मतलब पर्दा में छुपी हुई चीज़ का है। उसे याद आया उसने अपने आप को गैर मर्दों के लिए किस तरह अयां किया था। दुपट्टा ढंग से कभी ओढ़ा था, ना ही सर ढांपा था। अल्लाह की हदों को फलांगने की ये तो दुनिया में बहुत मामूली सज़ा थी। मम्मी ने कितना रोका था उसे यहाँ आने से, वो भी पसंद नहीं करती थी उसकी इतनी आज़ादी, मगर वो कभी आज़ादी के मनफी पहलुओं पर सोचना गवारा ही नहीं करती थी। ये अमाल का किया धरा था, खुदा की आजमाइश नहीं थी। बेरारवी और हद से बढ़ी हुई दीन से दूरी के मनफी पहलू ही सामने आया करते हैं।
मैं बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हें एक के बाद दूसरा मौका दूँ। अब तुम यहाँ से सिर्फ इंतकाम पूरा हो जाने के बाद जाओगी। मैंने मोहब्बत की थी तुमसे, अच्छी लगी थी तुम मुझे, मगर तुमने कहा कि मैं तुम्हारा मयार नहीं हूँ। वो एक एक लफ्ज़ चबाकर कह रहा था। हरम हवास बाख्ता सरासीमा सी उसे टुकर टुकर देखे गई। एक रात यहाँ गुजार लोगी ना, तो फिर देखना कहाँ है तुम्हारे लिए जगह, तुम्हारे इस करोड़पति बाप के घर में, ना इस दुनिया के किसी कोने में। बहुत मान था ना तुम्हें अपने बाप के आला और बुलंद हैसियत का। मैं माफ़ी मांग रही हूँ ना, उसने आंसू पोंछते हुए बेबसी की कैफियत में कहा। सिर्फ माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता, शादी कर सकती हो मुझसे। वो फुंकारा। हरम एकदम नजरें चुरा गई। कर लूँगी, लेकिन यहाँ से निकालो मुझे। उसके दिमाग ने बहुत सरस से खुद को इनकार से रोकते मसालत की राह अख्तियार की थी। देखो मातमा, मुझे इस वक्त अपने अज़ाइम से अगर कोई चीज़ रोक सकती है वो तुम्हारा अभी और इसी वक्त मुझसे निकाह है। यहाँ से बाइज़्ज़त तरीके से निकलने को सिर्फ यही एक सूरत है, वरना रात होने में ज़्यादा वक्त नहीं। मैं वापस चला जाऊँगा। तुम्हारी गुमशुदगी की खबर तो वैसे भी हवेली में फैल चुकी होगी। मेरी वो मुलाजमा राजदार है मेरी, पर मुझ पर कोई शक नहीं कर सकेगा। तुम्हें खोजने ढूंढने वालों में मेरा भी शुमार होगा, बल्कि मैं तो पुलिस में पर्चा भी कटवाऊंगा। उसके लहजे की खबासत और कमीनगी हद से सिवा थी। हरम को लगा था वो अपने कदमों पर खड़ी नहीं रह सकेगी। शायद नहीं, यकीनन उसके पास अपने बचाव की कोई राह नहीं बची थी। कभी के तो गरूर व तकब्बुर में कहे गए सारे जुमले एक एक करके उसके मुंह पर मारे गए, और उसने खुद अपनी रजामंदी से उस देहाती और पिंडू शख्स के नाम अपने तमाम जुमला हकूक कर दिए थे। चाहे कैसे भी हालात में सही, मगर वो इस शख्स की बीवी बन गई थी जिसका महज नाम अपने नाम के साथ सुनकर बदक उठती थी। अब कैसी तबीयत है? कॉटन का ठंडे पानी में भीगा कपड़ा उसकी पेशानी पर रखते हुए अनाबिया ने उसे आंखें खोलते देख बेहद मोहब्बत भरी फिक्रमंदी से सवाल किया था। निकाह के पेपर्स पर साइन करने के बाद ही उसे लगा था जैसे उसकी आंखों में अंधेरा उतरने लगा हो। ये अंधेरे उसकी सारी ज़िंदगी पर मोहित हो गए थे। शायद मायूसी, नाउमीदी और गमो गुस्से की शदीद कैफियत ने उसके हवास सल्ब कर लिए थे। वो दानियाल की हमरा वापस लौटी तो हवास बाख्ता ही नहीं, शिकस्त खोर्दा भी नजर आती थी। हालांकि सारे रास्ते दानियाल उसे समझाता आया था, खुद को संभालो मेरी जान, अभी तो सिर्फ निकाह हुआ है तो तुम्हारी ये हालत हो गई है। अगर मैं अपनी मोहब्बत तुम पर आश्कार करता तो तुम्हारा क्या बनता? उसे छेड़छाड़ सूझ रही थी, जबकि हरम की सही मैनों में जान पर बनाई थी। वक्ती तौर पर तो ये हल निकल आया था, मगर आइंदा का खौफ उसके हवास सल्ब कर रहा था। वापस हवेली पहुंची तो सब उसकी खातिर फिक्रमंद बल्कि मुतहिश नजर आ रहे थे। सारा कसूर अनाबिया का है। जब ये कह रही थी मुझे गांव घुमा लाओ, तो ले जाना चाहिए था ना। मैं इतना भी खूनखार नहीं हूँ कि मेरी वजह से जाने से इनकार करती रही। उसे में आकर अकेली निकल गई थी और रास्ता भटक गई। सदशुक्र मैं इस सिमत निकला हुआ था तो साथ ले आया, वरना पता नहीं क्या होता। वो पता नहीं क्या कुछ कहकर इन लोगों को मुतमईन कर रहा था। हरम से कुछ ना बोला गया, ना किसी से नज़र मिलाई जा सकी, खास तौर पर अनाबिया से जो उसके गले लगकर बेसाख्ता रो पड़ी थी। थैंक गॉड हरम, अगर तुम्हें कुछ हो जाता और खुदा ना खास्ता तो फिर मैं मर ही जाती। हरम साख्त खड़ी रही थी, उसकी पत्थर बनी आंखों में तब पहली बार आंसू उतरे। क्या कुछ मजीद होने को रह गया है? मेरी छोटी छोटी गलतियों की इतनी कड़ी सज़ा। उसका दिल रो उठा था। अनाबिया के साथ उसके कमरे में आकर बिस्तर पर लेटी तो उसके हवास उसका साथ छोड़ गए थे। उसके बाद अब फिर वो हवासों में लौटी तो ज़िया के साथ दुख का एहसास इतना जानलेवा था कि अनाबिया के महज अहवाल दरियाफ्त करने पर वो इस तरह खुद बेकाबू होकर खो गई थी कि उससे लिपटकर बुरी तरह से सिसक उठी। मुझे लग रहा है अनाबिया मैं मर जाऊंगी। काश मैं मम्मी की बात मान लेती और यहाँ ना आती। वो कुछ और भी कहती, मगर उसी पल दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आया था, गला खंकार कर अपनी आमद का इजहार करता हुआ। हरम के वजूद में शिकस्त और रिख्त के जैसे शोले से भड़क उठे थे। बेजी से पता चला था आपकी तबीयत ठीक नहीं। मैंने सोचा अहवाल पुरसी कर लो। वो आकर बेड के नज़दीक धरी कुर्सी पर बराजमान हो गया। हरम के चेहरे पर मौजूद तलखी और नागवारी का तासुर गहरा होने लगा। टेम्परेचर तो अब कदरे कम है। अगले लम्हे उसने कमाल जुर्रत का मुजाहरा किया और बुखार चेक करने के बहाने उसकी कलाई थाम ली थी। हरम के अंदर से गज़ब की मुज़ाहमत उठी थी। नफरत का बहुत शदीद एहसास था जिसने उसे बहुत तनफुर भरे अंदाज में हाथ छुड़ाने को झटका दिया, मगर दानियाल भी गाफिल नहीं था। गिरफ्त सख्त तो हुई मगर हाथ नहीं छूटा। हरम ने चौंक कर मगर आंसू भरी आंखों से उसे देखा था। अजब बेबसी का तासुर था इन निगाहों में, मगर दानियाल की आंखों में जतलाता हुआ इस्तेहकाक आमेज एहसास था, गोया उस पर अपनी हैसियत वाज़े करना ही मकसद हो। कैसी तबीयत है अब? उसका लहजा तंदुखेज था। मच बेटर, जवाब देते हरम की आंखें पानियों से भरने लगीं और गला भर गया था। जल्दी अच्छी हो जाओ, किसी को आपकी फिटनेस की बहुत ज़रूरत है। उसका लहजा अब के मैंने खेजी लिए हुए था। हरम ने उमड़ते तैश को दांत भींचकर दबाया था। फिर वो जितनी देर वहाँ रहा, हरम खुद पर जबर और ज़ब्त के पहरे बिठाती रही थी और दानियाल उसकी बेबसी पर मुस्कुराता रहा था। यही मुस्कुराहट हरम का खून जलाने को काफ़ी थी। वो मेहंदी की रात थी हरम, जिसके अंदर सनाटे और पछतावे उतर आए थे। अनाबिया के लाख इसरार के बाद इस तकरीब के लिए तैयार हुई थी।
येलो फ्रॉक में कामदनी दुपट्टा संभाले वो कमरे में आई तो अनाबिया जैसे उसी की मुंतजिर थी। उसे देखकर खिल उठी। बहुत प्यारी लग रही हो, चलो आओ मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें ही बना लूं। वो अपना कैमरा उठाने को लपकी तो हरम ने बेजारी से उसे टोक दिया था। प्लीज़ अनाबिया, मेरा मूड नहीं है। मूड को क्या हो गया है? शहरयार साहब तो नहीं याद आ रहे? उसके अंदाज में शरारत थी। हरम के दिल से जैसे हूक उठी थी। सब कुछ दरम भरम हो गया था। पता नहीं किस हासिद की नज़र लगी थी। उसकी आंखें नम होने लगी। रस्म के मौका पर भी हरम हनूज उलझी हुई और मुस्तरिब नजर आई थी। जब भी बेची से लेकर अनाबिया की भाभी तक सबने उससे खामोशी और उदासी की वजह पूछी थी। वो हर बार महज भरम रखने को बेदिली से मुस्कुराई थी। तकरीब का इंतजाम बहुत आला पैमाने पर था। उसके बावजूद मर्द औरतों का अलग इंतजाम था, मगर दानियाल पता नहीं कितने चक्कर बहाने बहाने यहाँ के लगा चुका था। हर बार उसकी नज़रें बेसब्री से उसके गिर्द घूमती थीं। कभी इन नज़रों में फतह का रंग होता तो कभी शरारत और इस्तेहकाक का, कभी महज उस पर अपनी हैसियत जतलाना मकसूद। जब भी होंठों पर दिल जलाती मुस्कुराहट सजा लिया करता। वो झुंझला गई थी। जब भी जैसे ही उससे तन्हाई में सामना हुआ वो फट पड़ी थी। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि इसी तरह चुपचाप मुझे तलाक दे दो। सुना तुमने? एक मग चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। तुम्हारी इस बात का जवाब मैं वहां दूंगा। अनाबिया की हमरा वो इस वक्त किचन में थी। अनाबिया तो कमरे में चली गई थी, शायद कुछ लेने गई थी, और दानियाल तो था ही ऐसे मौका की ताक में जब ही उसके सर पर सवार हो गया था। हरम की बात पर उसने कमाल ज़ब्त का मुजाहरा किया, मगर उसकी आंखों की गहराई सुर्खी इसकी तैश को फिर भी वाजे कर दिया था। तुम मेरी बात मान लोगे? वो उसकी आंखों में झांकने लगी। दानियाल ने कांधे उचका दिए और पलट कर चला गया। चाय तैयार थी। एक मग उसका, दूसरा अनाबिया का। उसने कुछ सोचा और केतली से चाय मग में मुंतकिल की थी। तकरीब अपने इख्तिताम को कब से पहुंच चुकी थी। हवेली के अक्सर राहदारियों में सन्नाटा और तारीकी थी। अगर ये मामला इसी खामोशी से निपट जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी। वो एक बार फिर हमाकत करने जा रही थी। दानियाल के कमरे के दरवाजे पर रुकते जो पर्दा अकल पर पड़ा था एकदम से सिरक गया। उसका दस्तक को उठा हाथ वहीं थम गया। उसने एक नज़र हाथ में मौजूद चाय के मग को देखा। अगर उसने मेरी बात ना मानी, अगर वो अपनी मनमानी पर उतर आया तो वो एकदम लरज उठी। चाय का मग उसने झुककर वहीं चौखट पर रखा था और उल्टे कदमों भागी। ये उसकी एड़ी से पैदा होने वाली आहट थी कि उसके मुंतजिर दानियाल ने उठकर तेजी से दरवाज़ा खोला। पहली निगाह राहदारी के मोड़ पर गायब होती हरम पर पड़ी थी, दूसरी दरवाजे के बीच पड़े चाय के मग पर। महज चंद लम्हे लगे थे उसे सूरत हाल समझने में। उसके बाद जैसे उसका दिमाग उलट सा गया था। उसने तैश के आलम में मग ठोकर से उड़ा दिया था। चाय के छींटे दूर तक उड़े और मग सामने दीवार से टकराकर पाश पाश हो गया। दानियाल ने सुर्ख चेहरे के साथ एक धमाके से दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो कमरे में अंधेरा किए तकिए में मुंह दिए पड़ी थी। दानियाल के गुस्से और शदीद रद्द अमल के बाइस ही वो यहाँ कमरे में महदूद हो गई थी। उसका जहन जैसे मफलूज हो चुका था। उसे कतई समझ नहीं आती थी क्या करे। सुबह उसकी आंख जल्दी खुल गई थी। रात भी परेशानी में जैसे सोते जागते इस्तराब में गुजरी। इस वजह से तबीयत मजम्मल सी थी। उसने फिर से सोना चाहा था, मगर नींद आंखों से जैसे रूठ गई थी। चाय की तलब बहुत शदीद थी। दर्द से फटता हुआ सर चाय का तलबगार था। उसने एक नज़र कुछ फासले पर बेखबर सोई अनाबिया पर डाली थी। उसे डिस्टर्ब करना बिल्कुल मुनासिब बात नहीं थी। किचन वो रात को देख चुकी थी, वहाँ सिलेंडर का भी इंतज़ाम था। कम अज़ कम एक कप चाय तो खुद बना सकती थी। वो यही सोचकर वो किचन में आई थी। बिस्मिल्लाह सोनी शहरन बीबी, कुछ चाहिए था तो मुझे कह दिया होता। नाश्ता करेंगी? हरम ने लिपजे उजाले में चौंक कर सामने दूध पलोती मुलाजमा को देखा। ये वही खरांट औरत थी जो उसे धोखे से दानियाल तक पहुंचाकर आई थी। उसी पल भी उसके चेहरे पर बड़ी मैंने खेज मुस्कान थी। हरम की सिर्फ आंखें नहीं सुलगीं, चेहरा भी जल उठा था। शट अप, अपनी शक्ल गुम करो, समझी? मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद ले लूंगी। वो जोर से फुंकारी थी, फिर तनतनाती हुई आगे बढ़कर किचन में घुस गई। पानी रखते उसने महसूस किया था कि कोई आसपास है और उसी की सिमत मुतवज्जो भी। गुस्से से उसके दिमाग में खून ठोकरे मारने लगा था। मेरी जासूसी पर मामूर होने की ज़रूरत नहीं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे इस जाहिल उज्जड़ शाह को जहर देने का इरादा नहीं है मेरा। अपने लिए चाय बना रही हूँ। चूँकि वासिक यकीन इसी मुलाजमा का था, जब भी पलट कर देखे बगैर ही वो बरस पड़ी थी। जवाब में हंसी की भारी आवाज़ गूंजी और अगले लम्हे कोई उसके बेहद नज़दीक आ गया। हरम तड़प कर पलटी तो रूबरू दानियाल को पाकर जैसे उसकी रूह फना हो गई थी। पता नहीं अब इस दुनिया में उसे तंग करने के सिवा कोई और काम नहीं रह गया था। बहुत बुरी बात जाने मन, इस तरह बात नहीं करते। और ये क्या, तुम काम क्यों करने लगी? अभी तो तुम्हारे हाथों पर मेहंदी भी नहीं लगी। और खैर अच्छी लगी हो इस तरह भी। उसकी आंखें लो दे रही थीं तो लहजे में शरारत और शोखी का अंसर नुमाया था। हरम बुदक कर फासले पर हुई थी। इस वक्त जब उसने बाकायदा उसके गले में बाजू हमाइल करने चाहे थे, उसके पूरे वजूद में जैसे सनसनाहट दौड़ने लगी थी। कब तक रहने हैं ये फासले? शादी का फ़ायदा यार, वो बदमज़ा होकर बोला था। हरम उसकी बेपाक नज़रों के जवाब में अपनी जगह कट कर रह गई थी। रात क्या कह रही थी तुम? मान वो कुछ याद आने पर एकदम सख्ती से इस्तफसार करने लगा। तलाक मांग रही थी। फारसी में नहीं कहा था कि समझ ना आए।
वो भी गुस्से में आउट होकर चीखी। दानियाल ने बरहम नजरों से उसे देखते एकदम उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। हरम तो जैसे सन्नाटों में घिर गई थी। गैर यकीनी और सदमे से फटी आंखों में इस दर्जा इस्तिजाब था कि दानियाल ने होंठ भींचे हुए निगाह का जाविया बदल लिया। आइंदा ये बात सोच समझकर मुंह से निकालना। उसका लहजा बेहद सर्द था। वरना क्या करोगे तुम? जान से मार दोगे मुझे? मार दो, मैं खुद भी अब यही चाहती हूँ। उसे झंझोड़ते हुए वो शिद्दतों से रो पड़ी थी। अभी तुम्हारा दिमाग दुरुस्त नहीं है, मैं फिर बात करूंगा तुमसे। इसकी ज़रूरत नहीं है, याद रखना, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं खुदकुशी कर लूँगी, फिर मनाते रहना अपनी फतह का जश्न। वो यूं ही रोते हुए चीखी थी और पलटकर बाहर निकल गई थी। उसे अंदाज़ा नहीं हो सका उसे इस तरह किस किस ने देखा और क्या क्या सोचा होगा। अंदाज़ा लगाया दानियाल जितना खुशबाश और मगर नज़र आता था, हरम के उसी कदर जान पर बन गई थी। वो पिछले 2 दिनों से ये सोच सोच कर हलकान थी कि वो इस वहशी से क्यों कर छुटकारा हासिल करे। ये तय था कि उसे उम्र भर को ये ताल्लुक इस्तवार नहीं रखना था। ये परेशानी ऐसी थी कि वो किसी से कुछ कहने भी पोजीशन में नहीं थी। मम्मी से वो इतना नज़दीक कभी थी ही नहीं, फिर वो तो सुनते ही हत्ते से उखड़ जाती, उस पर सारा इल्ज़ाम रखती। इसमें कोई शक था भी नहीं कि ये उन्हीं की नाफरमानी की सज़ा भुगत रही थी। अगर वो उनकी मानती तो यकीनन सूरत हाल इस कदर गंभीर ना हो चुकी होती। शहरयार से कुछ कहने का मकसद दंगा फसाद बर्पा करना था। वो तो दानियाल को जान से मारने के दर पे हो जाता। वो ऐसा ही जज्बाती था, ख़ास तौर पर उसके मामले में। वो हरगिज़ भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती थी। ले दे के एक डैड रह जाते थे, वो भी हार्ट पेशेंट थे। जाने उसकी इस हमायत का कितना असर लेते। उम्मीद की कहीं कोई किरण नहीं थी। यही एहसास उसे पागल बनाए जा रहा था। उस पर अनाबिया की आंत और सवाल जवाब। उसे अनाबिया पर ख्वामखा गुस्सा आने लगा। उसी की वजह से वो इस मनहूस आदमी से टकराई थी जो जान का अजाब बनकर मुसल्लत हो चुका था। क्या हो गया है तुम्हें हरम? इतनी मुजम्मल और उदास क्यों रहने लगी हो? अनाबिया की आंखों में कितनी तशवीश थी। मुझे क्या होना है, तबीयत ज़रा ख़राब है, जानती तो हो तुम। उसने असाबी तनाव पर काबू पाते हुए ज़बरदस्ती लहजे को नॉर्मल बनाया। अनाबिया उसे देखे गई थी। मुझे लगता है तुम अपसेट हो, मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं क्यों छुपाऊंगी और क्यों? उसे तब चढ़ गई थी। तीखे अंदाज से बोली तो अनाबिया खाइफ होने लगी। दानियाल से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? मुलाजमाएं बता रही थी कि किचन में तुम्हारी उससे तल्ख कलामी हुई है और फिर तुम रोती हुई वहां से गई थी। अनाबिया के लहजे में अजहद तशवीश थी। हरम ने बेसाख्ता नजरें चुरा ली। उसके दिल ने गोता सा खाया था। कोई परेशानी वाली बात है तो मुझे बताओ हरम। अनाबिया की तशवीश गहरी होने लगी थी। तुम उससे कहो कि वो फौरी तुमसे शादी कर ले। आई मीन अपने घर वालों से कहो तुम्हारी शादी कर दें। पहली बात के जवाब में अनाबिया का मुंह खुलता और आंखें शाकी होती महसूस करके उसने खुद ही अपने फिक्रे की तस्दीक की। उसके ख्याल में दानियाल की तवज्जो खुद से हटाने का यही बेहतरीन हल था। क्या हो गया है हरम? मैं तुमसे तुम्हारा मसला पूछ रही हूँ और तुम मुझे मेरी शादी का मशवरा दे रही हो। अनाबिया झुंझला गई थी। उसके लहजे से ऐसा तासुब छलका था जैसे हरम की गैर दिमागी को इस पर आश्कार करना मकसद हो। यही चीज़ हरम को ग़ैज़ में मुब्तला कर गई थी। तुम समझती हो पागल हूँ मैं? तुम्हारी शादी ही मेरी इस टेंशन का खात्मा साबित हो सकती है। तुम्हारी वो मनहूस बातें सच साबित हो चुकी हैं। वो फजूल आदमी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। समझा दो इसे, अगर इसने अपनी हरकतें ना बदली तो मैं इसे शूट करने से भी गुरेज नहीं करूँगी। जहनी और कल्बी इंतशार उसे हज़यानी अंदाज में चिल्लाने पर मजबूर कर गया था। अनाबिया एकदम से घबराहट का शिकार होती उसके मुंह पर हाथ रख गई थी। आहिस्ता बोलो, कोई सुन ना ले। उसके हर अंदाज से खौफ छलक पड़ा था। हरम ने वहशत भरी नज़रों से उसे देखा, फिर इसी वहशत ज़दगी के आलम में उसे ज़ोर से पीछे की जानिब धक्का दिया था। अनाबिया लड़खड़ा कर कई कदम पीछे गई थी। तब दानियाल ने खंकारते हुए अंदर कदम रखा था। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी असलियत खोल कर रख दूंगी, समझे? हरम के चेहरे पर नफरत उमड़ आई थी। उसे देखते ही दानियाल चंद सानियों को ही सही मगर अपनी जगह पर साकिन रह गया था। क्या है मेरी असलियत? बताओ अनाबिया को, मैं देखता हूँ ये क्या तूफान लाती है यहाँ। खुद को संभाल कर वो शदीद और तल्ख अंदाज में गोया हुआ तो हरम जैसे इससे कम अज़ कम इस जवाब की तवक्को नहीं रखती थी, किसी तरह भी चेहरे के मुतग़य्यर होने से नहीं बचा सकी। क्या हो गया है आखिर? आप लोग आपस में इस तरह क्यों झगड़ने लगे हो? कुछ तो ख्याल करें, घर मेहमानों से भरा हुआ है। अनाबिया बेहद आजिज़ होकर बोली। इस वक्त सबसे ज़्यादा जान गोया उसी की मुसीबत में पड़ी हुई थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज मैं तुमसे दोस्ती के ताल्लुक पर इतनी शर्मिंदा हूँ कि इस वक्त वो कोसती हूँ जब मैंने ये हमाकत की थी। हरम के कड़े लहजे में इतनी तलखी और आहानत का रंग था कि अनाबिया इस दर्जा जिल्लत को सह नहीं सकी। उसका पहले रंग फीका पड़ा था, फिर चेहरा यकलख्त सफ़ेद होता चला गया। तुम्हें अंदाज़ा है हरम क्या कह रही हो तुम? अनाबिया के जैसे दिल पर चोट पड़ी थी, जब ही आंखें छलक गईं। हरम ने जवाब देना भी गवारा नहीं किया और बेइतनाई से मुंह फेर लिया था। अनाबिया कुछ देर तक गैर यकीनी से इस तासरात को, बेगानगी और सर्दपन को देखती रही, फिर मुंह पर हाथ रखे पलट कर यूं वहां से भाग गई जैसे उसके सामने खुद पर जब्त होने से खाइफ हो। तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं दिलो जान से पूरी कर दूंगा स्वीट हार्ट। अनाबिया से झगड़े की क्या ज़रूरत थी? इतनी मासूम है वो, नाजुक सा दिल है जिसे तुमने कितनी बुरी तरह से दुखाया है। दानियाल जो तब से दोनों हाथ सीने पर बांधे
बहुत सुकून से उस तक रहा था। अनाबिया के बाहर जाते ही जैसे तासुब से बोला। हरम ने गर्दन मोड़कर नफरत ज़दा अंदाज से मगर गुस्सीले अंदाज में उसे देखा था। हाँ, वो मासूम भी है और नाजुक भी। बुरी तो मैं हूँ, सारा कसूर भी मेरा है। वो जैसे खुद पर कंट्रोल खोकर चीख पड़ी थी। जवाबन मजाल है जो दानियाल के सुकून पर और इत्मीनान में कोई फ़र्क आया हो। उस पर मुतजाद गहरी होती मुस्कान जिसने सही मैनों में हरम को आग लगा दी थी। हाँ ना, तुम्हारा ही कसूर है, 100%। तुमने ही तो अपने हुस्न के जाल में ऐसे फंसाया मुझे कि मेरे पास कोई चारा ना रहा। तुमसे शादी के अलावा क्या करता? तुम ऐसे हाथ भी कहाँ लगती थी? दानियाल के अंदाज में बेनियाजी थी। यह भी गोया एक नया इल्ज़ाम आयद हुआ था उसकी ज़ात पर, जबकि वो तो पहले ही अपनी ज़ात की अदालत में मुजरिम ठहरी थी। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम यहाँ से फिलफौर चले जाओ दानियाल, वरना बेबसी का एहसास इतना शदीद था कि उस पर रिक्कत तारी हो गई। रुख फेरते हुए वो बहते आंसुओं को पहुँचने लगी। वरना क्या, तुम अज खुद रुखसत होकर मेरे कमरे में आ जाओगी? गुड, फिर तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए। उसके लहजे में ताव दिलाती मुस्कुराहट और हंसी का गलबा था। हरम का जैसे दिमाग घूम कर रह गया था। मिज़ार बनेगा तुम्हारी हसरतों का, ऐसा मेरी ज़िंदगी में मुमकिन नहीं। सुना तुमने? अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसने फुंकारते हुए उसे तैश से उबलते दिमाग के साथ धक्का देना चाहा था, मगर दानियाल ने उसके दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिए थे। उम्मीद पर दुनिया कायम है ज़ौजा। कल तक तुम मुझसे शादी की बात पर आपे से बाहर होती रही हो और अब रुखसती पर ये रिएक्शन है। एक दिन वो भी आएगा जब तुम न सिर्फ मेरे बच्चों की माँ होगी बल्कि मुझसे मोहब्बत भी करोगी। हमें यकीन है वक्त बदलेगा और होले होले हो जाएगा प्यार। बलिए होले होले हो जाएगा प्यार। उसे आंख मारते हुए वो इतनी बेसाख्तगी से बोला था। लहजे का इत्तेमाद ऐसा भरपूर था कि कुछ लम्हों को सही मगर हरम भी उसे देखती रह गई थी। उसकी निगाहों के इर्तिकास को महसूस करके वो शोखी से हंसा था। हरम ने झुल्लाकर एक बार फिर रुख मोड़ लिया था। दानियाल के होंठों की तराश में भरपूर मुस्कुराहट बिखरती चली गई। वलीमे के अगले ही दिन वो वापस आ गई थी। फिर बाकी के दिन उसके बहुत इस्तराब में गुजरे थे। इन्हीं दिनों शहरयार की आमद ने उसे मजीद परेशान कर दिया कि घर में अब बाकायदा उसकी शादी का तज़किरा छिड़ने लगा था। फिर जब मम्मी ने उसकी राय जानने को इससे बात की तो उसकी टाल मटोल पर उन्हें हैरानी से ज़्यादा गुस्से ने आन लिया था। तुमसे पूछना महज एक फॉर्मेलिटी था हरम, वरना हम जानते थे कि तुम दोनों इस रिश्ते से कितने खुश और मुतमईन हो। उनके एतराज़ात के जवाब में वो सर झुकाए, उनकी सख्त सुस्त सुने गई। मुझे बताओ हरम, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मम्मी आजिज़ होकर उसे इस्तफसार करने लगी तो हरम ने भिंचा हुआ सांस खींचा था। कोई मसला नहीं है मम्मी, बस मुझे कुछ थोड़ा सा वक्त चाहिए। उसके जवाब ने मम्मी के माथे पर बल डाल दिए थे। उन्होंने बेहद नाराज़गी से उसे देखा था। अभी भी वक्त चाहिए? मगर क्यों? मेरी तालीम तो मुकम्मल होने दें। हरम झुल्लाने लगी थी। उसे मम्मी से ज़्यादा दानियाल पर ताव आ रहा था। शहरयार तुम्हारे पढ़ाई से रोकेगा नहीं। ये फजूल के एतराज़ात बंद करो और बस रहने दो। हरम ने इस वक्त तक होंठ भेज लिए थे। वो जानती थी मम्मी से इस बहस का कोई फ़ायदा नहीं। जब भी उसने खुद शहरयार से बात करने का फ़ैसला किया था, जब भी उसका नंबर डायल कर लिया था। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है शेरी। रस्मी सलाम दुआ के बाद उसने मकसद की बात की थी। दूसरी जानिब गालिबन शहरयार मुस्कुराया था। जी जनाब बोले। उसका लहजा खुशगवार था। वो हमेशा ही हरम को बेहद अहमियत से नवाजा करता था। फ़ोन पर नहीं शहरयार, ये बात मैं तुम्हारे सामने करना चाहती हूँ। ओके फ़ाइन, मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे यहाँ आ जाता हूँ। इसी बहाने रुहे यार का दीदार भी हो जाएगा। शहरयार का आइडिया भी उसे पसंद नहीं आया। जब भी फिर टोक दिया, मैं मम्मी के सामने बात नहीं कर सकती हूँ शहरी, हम कहीं बाहर मिल लेते हैं। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, लेकिन ऐसी क्या बात है कि तुम इतनी राजदारी बरतना जा रही हो? शहरयार वाकई उलझ गया था। हरम ने गहरा सांस खींचा। थोड़ा वेट कर लो, मैं आ रही हूँ। उसने मिलने की जगह तय करके सिलसिला मुनक़ता किया और उठकर तैयार होने लगी। उसे शहरयार को एग्ज़ाम तक शादी के मामले को रोकने पर आमादा करना हरगिज़ मुश्किल साबित नहीं हुआ था। शहरयार हमेशा उसकी हर बात को बहुत मुकद्दम रखता आया था। उन्होंने बहुत खुशगवार मूड में खाना खाया था। तब शहरयार उसे वापस छोड़ने आ रहा था जब सिग्नल पर गाड़ी रुकते शहरयार की किसी बात का जवाब देते हरम की निगाह खिड़की से बाहर उठ गई थी। ग्रे पजारो की ड्राइविंग सीट पर बैठा दानियाल उन्हीं की सिमत मुतवज्जो था। उसके चेहरे पर इतनी संजीदगी थी कि हरम को उसकी इस संजीदगी से खौफ महसूस हुआ था। स्टेयरिंग पर उसके हाथ की गिरफ्त में इतनी सख्ती थी कि हाथ की रगें फूल गई थीं। हरम ने फिलफोर निगाह का जाविया बदल लिया। गाड़ी सुबह रफ्तारी से आगे बढ़ गई, मगर वो खुद को संभालने से कासिर रही थी। हरम ने बेख्तियार सुख का सांस भरा। कुछ बैद नहीं था इस खर दिमाग आदमी से कि उठकर शहरयार से पंगा ले बैठता। उसके चेहरे के तासरात से तो हरम को यही खौफ लाहक हुआ था। शहरयार से उसकी कैफियत छुपी नहीं रह सकी थी। क्या बात है हरम, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? उसके चेहरे पर लरसते तारीख सायों को देखते शहरयार तशवीश का शिकार हो चुका था। हरम को खुद बहुत सरस से संभालना पड़ा था। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। उसने ज़बरदस्ती की बशाशत खुद पर तारी की थी। शहरयार मुतमईन हुआ था या नहीं? अलबत्ता उसने हरम को मज़ीद सवाल करके परेशान नहीं किया था।
میں ملنا چاہتا ہوں تم سے۔ اسی شام دانیال نے اسے کال کر لی تھی۔ اس کا لہجہ بے حد سرد محسوس ہوا تھا حرم کو، مگر اسے پرواہ کہاں تھی۔ مگر میں تم سے ملنا نہیں چاہتی بیکاز مجھے تم پر اعتماد نہیں ہے۔ جواب میں وہ پھنکارنے لگی تھی۔ مجھ پر اعتماد نہیں ہے یعنی اپنے شوہر پر؟ وہ کون تھا جس سے تم کوئی بکواس مت کرنا دانیال، ورنہ میں سر بھی پھاڑ سکتی ہوں تمہارا۔ وہ چیخ اٹھی تھی۔ یہ کام کرنے کو تم خود آؤ گی یا میں آ جاؤں؟ اس کا لہجہ ہنوز تھا، خفگی اور ساتھ میری چھلکاتا تند تو خیز۔ میں یہ حماقت نہیں کروں گی، تمہیں بھی کوئی ضرورت نہیں اس زحمت کی، وہ جواباً تہذیب آمیز لہجے میں بولی تھی۔ دانیال کو غصہ سنبھالنا مشکل لگنے لگا۔ کون تھا وہ بولا تھا۔ اس کا لہجہ یوں بھینچا ہوا تھا جیسے خود پر بہت ضبط کر رہا ہو۔ مائی فیانسی۔ حرم کا لہجہ صاف چڑھانے والا تھا اور وہ چڑھا بھی تھا۔ یو نو حرمت بیگم، شوہر کی موجودگی میں فیانسی کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ وہ جیسے چیخ اٹھا تھا۔ حرم کو انوکھا سا لطف محسوس ہوا تھا اس کی بے بسی کو محسوس کر کے۔ زبردستی کے شوہر میں گنجائش بھی نکلتی ہے اور ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے۔ تم جانتے ہو میں نے یہ بندھن ہمیشہ کے لیے نہیں باندھا تھا۔ وہ بھی بد لحاظی پر اتر آئی تھی۔ ویسے بھی اس کے خیال میں اب اسے دانیال سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں تمہیں اس بات کا بہت برا نتیجہ دوں گا حرمت، تم میری پہنچ سے باہر نہیں ہو۔ بہرحال یاد رکھنا اب کی مرتبہ میں تم پر رحم نہیں کروں گا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ تمہاری پاس تو اپنی سچائی کی گواہی کا نکاح نامہ بھی نہیں ہے۔ ناؤ سو بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا تھا۔ حرم کا چہرہ ایک دم سرخ ہو کر رہ گیا تھا۔ بے بسی کی انتہا پر جا کر اس نے وہ ساری گالیاں بے لحاظ دانیال کے نام کی تھیں جو اس وقت اسے یاد تھیں۔ شاید وہ اس خبیث انسان سے کبھی جیت نہیں سکتی تھی۔ یہ خیال الگ روحان سے کر رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ چھٹیوں کے بعد اس کا انابیہ سے سامنا کالج میں ہی ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی روحانسی ہو کر بولی تھی، سوری مجھے چونکہ الہام نہیں ہوتے، جبھی جو بھی ہوا تمہیں خود بتانا پڑے گا۔ وہ آج کل جتنی بدمزاج ہو رہی تھی اس کی وجہ دانیال کی دھونس زبردستی تھی، مگر یہ غصہ دانیال کے علاوہ ہر کسی پر نکل رہا تھا۔ میری شادی ہو رہی ہے یار، دانی کو پتہ نہیں کیا سوجی ہے، ایک دم سے شادی کی رٹ لگا دی ہے۔ میں نے لاکھ سر پٹخا کہ یہ فائنل ایئر مکمل ہونے دیں، مگر سنتے ہی نہیں۔ وہ کتنی بے بسی سے کہہ رہی تھی اور اسے سنتی اسے دیکھتی حرم ایک دم سے جیسے ماحول سے کٹ کر بے خیال سی ہو گئی۔ انابیہ اور بھی جانے کیا کچھ کہنے کے ساتھ اس سے بھی کچھ پوچھتی تھی، مگر وہ ڈھنگ سے کسی بات کو نہ سن سکی، نہ جواب دینے کے قابل خود کو پاتی تھی۔ اپنی کیفیت خود اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ یہ سب تو اس نے خود بھی چاہا تھا۔ اس میں بھی شک نہیں تھا کہ وہ دانیال سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ کچھ سمجھ نہ آنے پر اس نے جھنجھلا کر دانیال کا نمبر ڈائل کر لیا تھا۔ ہاں بولو حرمت۔ وہ اسے کبھی حرم نہیں کہتا تھا، اس کا پورا نام لیتا۔ انداز میں کچھ ایسا انوکھا تو ضرور تھا جو ہر بار حرم کو چونکا دیا کرتا تھا۔ تم انابیہ سے شادی کر رہے ہو؟ اس کے لہجے میں سرد پن اتر آیا۔ ہاں، تمہیں اعتراض؟ جواباً وہ شریر انداز میں مسکرایا اور حرم نے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ اس کی نگاہ میں وقت پلٹ کر پیچھے چلا گیا تھا جب اس نے اس کے سوال کے جواب میں ایسا ہی انداز اختیار کیا تھا اور وہ جواب دے کر ہمیشہ کے لیے پھنس گئی تھی۔ مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ وہ تیکھے انداز میں کہہ کر کچھ کہنے ہی لگی تھی، مزید کے دانیال نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ یاد کرو میں تمہاری ہی خواہش کا احترام کر رہا ہوں۔ اس کے انداز میں خفیف سی شرارت اتر آئی۔ حرم کی آنکھوں میں جانے کیوں بھیگا پن اتر آیا تھا۔ میری خواہش تو یہ بھی ہے دانیال شاہ کہ تم مجھے آزاد کر دو۔ میں تمہاری اس خواہش پر بھی عمل پیرا ہو سکتا ہوں، مگر شرط یہ کہ تمہیں میری اور انابیہ کی شادی میں شریک ہونا پڑے گا۔ اس کے جواب نے حرم کو تپا کے رکھ دیا تھا۔ جبھی وہ بد لحاظی اور غصے سے بولتی چلی گئی تھی، یہ بھول ہے تمہاری کہ اب میں تمہارے شیطانی جال میں آسانی سے پھنس جاؤں گی، سمجھے تم؟ وہ زور سے چیخی تھی۔ دوسری جانب غالباً دانیال مسکرایا تھا۔ سمجھ گیا۔ ویسے تم کیا سمجھتی ہو کہ یہ جال صرف گاؤں میں ہی پھینکا جا سکتا ہے تم پر؟ وہ جیسے اسے زج کر رہا تھا۔ حرم غصے میں پاگل ہونے لگی۔ چوہا ہمیشہ اپنے بل پر ہی اکڑ سکتا ہے۔ اپنے تئیں اس نے بڑی بھگو کے ماری تھی، مگر سامنے دانیال تھا۔ واضح رہے چوہا مگر شیر کی حکومت پورے جنگل پر ہوتی ہے۔ حرمت، فاطمہ صاحبہ، اب ہم آپ سے باضابطہ ملاقات آپ کے شہر میں کریں گے، گڈ بائے۔ اس نے خود سلسلہ منقطع کیا تھا۔ حرم توہین کے احساس سے جل اٹھی تھی۔ یہ خبیث مجھ سے پتہ نہیں کس بات کا بدلہ چکا رہا ہے۔ اس نے فون پٹکتے ہوئے سوچا تھا۔ اس کا موڈ ایک بار پھر بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ انابیہ کی شادی طے ہوئی تو وہ روتی دھوتی گاؤں روانہ ہو گئی تھی، اس سے شادی میں لازمی شریک ہونے کا وعدہ لے کر۔ حرم نے اس کا دل توڑنا مناسب نہیں سمجھا تھا، جبھی اپنے ارادے اس پر واضح نہیں کیے تھے۔ دن بہت تیزی سے گزرتے جا رہے تھے کہ اس روز اس کے سیل پر پھر دانیال کی کال آ گئی تھی۔ اب کیا تکلیف ہے تمہیں؟ وہ چھوٹتے ہی اس پر برس پڑی۔ تم شادی پر آ رہی ہو؟ وہ سوال بھی عجیب دھونس بھرے انداز میں کر رہا تھا۔ کس بات کی اکڑ ہے تمہیں؟ بات سنو، اگر تم میری منت بھی کرو تو میں سنو حرمت، میں کسی کی منت نہیں کیا کرتا، جو میرا دل چاہے میں ویسا کروایا کرتا ہوں۔ تم گواہ ہو اس بات کی۔ شادی پر آنا نہ آنا تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، میں انابیہ سے شادی ضرور کر رہا ہوں، مگر بیوی کا درجہ پہلے تمہیں دوں گا، بیکاز میری پہلی منکوہہ تم ہو اور میں بڑا انصاف پسند آدمی ہوں۔
حرم کو لگا تھا وہ بات کے اختتام پر مسکرایا ہے، مگر حرم خود سرتاپا جھلس گئی تھی۔ بہت زام ہے تمہیں خود پر، مگر میں اس زام کو خاک میں ملا دوں گی۔ انابیہ کے ساتھ تم کیسے رہتے ہو یہ تمہارا اور اس کا معاملہ ہے، مگر مجھے تمہیں طلاق دینا ہوگی۔ اگر تم سیدھے سبھاؤ نہ مانے تو میں کورٹ جاؤں گی۔ اس نے اپنے طور پر اسے دھمکایا، مگر وہ خائف ہونے والوں میں سے ہی تو نہیں تھا۔ تم اپنا ہر شوق پورا کر کے دیکھ لو، اس بندھن سے آزادی تمہیں صرف میری موت کی صورت مل سکتی ہے۔ جواب میں اس کا انداز خار کھایا ہوا تھا۔ حرم کا مارے جھنجھلاہٹ کے برا حال ہو کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، پھر میری بد دعا ہے، تم کل کے مرتے آج مر جاؤ۔ وہ اتنا ہی چڑ گئی تھی کہ بے لحاظ کہہ گئی۔ چند لمحوں کی دوسری جانب سناٹا چھایا، اور پھر وہ اس کا چھت پھاڑ کہکا سن کر اتنا جھنجھلائی تھی کہ اس جھنجھلاہٹ میں فون بند کر دیا تھا۔ سویٹ ہارٹ، تمہاری ننھی منی بد دعائیں تو شاید نہ لگیں مجھے۔ ایسا کرو، اس سے پہلے کہ میرے بچے تمہاری گود میں آئیں تم مجھے قتل کروا دو۔ کیسا؟ اگلے لمحے اس کا ٹیکسٹ حرم کے موبائل پر آ چکا تھا، جسے پڑھ کر اسے جانے کیا ہوا تھا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر بے کسی کے عالم میں سسکتی چلی گئی تھی۔ کالج سے واپسی پر وہ گیٹ سے باہر نکلی تھی اور بیگ سے گاڑی کی چابی ڈھونڈتی ہوئی پارکنگ کی سمت آ رہی تھی جب کوئی گاڑی بہت غیر محسوس انداز میں اس تک آ کر رک گئی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اگلے لمحے اسے گاڑی کے اندر کھینچ لیا گیا تھا۔ وہ سنبھلے بغیر منہ کے بل سیٹ پر گری۔ ابھی حواس بحال نہیں ہوئے تھے کہ دانیال نے اسے احتیاط سے اس کی باہر لٹکتی ٹانگوں کو اندر کرنے کے بعد گاڑی کا دروازہ لاک کر دیا تھا۔ حرم کا تو اسے دیکھ کر ہی حلق میں سانس اٹک گیا تھا۔ وہ محض پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ خوشی سے سکتا ہو گیا ہے یار، وہ اس کی پتھرائی ہوئی کیفیت کو نشانہ بناتے ہوئے محضکا اڑا کر ہنسا تو حرم کی آنکھوں کی سطح نم ہوتی چلی گئی تھی۔ اس حرکت کا مقصد، وہ سنبھل کر سیدھی ہوئی تو انداز لڑائی کا نہیں تھا، واضح شکست اس کے ہر انداز سے عیاں تھی۔ میرے نزدیک تمہاری ہر خواہش بہت اہم ہے، مجھے گوارا نہیں تھا کہ تم اپنے شوہر کو بزدل سمجھ کر شرمندہ ہوتی رہو۔ کیسا لاپرواہ انداز تھا، مگر حرم کے اندر بے بسی گہری ہونے لگی تھی۔ تم مجھے معاف نہیں کر سکتے ہو، اس نے عاجزی اور خوف کی کیفیت میں اسے دیکھا۔ تم نہیں، آپ شوہر کو تمیز سے مخاطب کرتے ہیں، ورنہ بچوں پر غلط اثر پڑتا ہے، اس پر ذرا برابر بھی جو اثر ہوا ہو۔ کر دی خواہش پوری، اب مجھے جانے دو۔ اس نے غصہ دبا دیا تھا، وہ اسے مشتعل کر کے معاملہ بگاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ تمہاری ہوئی ہے پوری، میری نہیں ہوئی، اس کے جواب نے حرم کو سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ کس قدر خباثت سے مسکرایا۔ بھول گئی، میری شادی میں آج صرف 2 دن ہیں، میں چاہتا ہوں انابیہ سے پہلے تمہیں اپنی دلہن بنا لو۔ حرم کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہریں خوف کا احساس بن کر اتری تھیں۔ دیکھو دانیال، تم تمیز سے دیکھو، نہیں دیکھیں، تم نہیں آپ، اوکے اب بات کرو۔ وہ اس کی تصحیح کر رہا تھا، انداز میں اتنی لاپرواہی تھی، اطمینان تھا کہ حرم کے اندر مارے غصے کے ابال اٹھنے لگے۔ مجھے یہیں اتار دیں۔ اسے خود پر جتنا اس وقت جبر کرنا پڑ رہا تھا، ساری زندگی میں ایسا وقت ایسی لاچاری اس پر طاری نہیں ہوئی تھی۔ دکھ اس کے اندر آنسو بن کر گرنے لگا۔ تم ہمیشہ وہ بات ہی کیوں کرتی ہو حرمت جان کہ جو مجھے پسند آئے، نہ میری خواہش کے مطابق ہو؟ آخر تم مجھے کب انڈرسٹینڈ کرو گی؟ وہ بسور اٹھا تھا اور تیش سے حرم کا برا حال ہونے لگا۔ آخر کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ ضبط اور برداشت کی حدیں بار بار ٹوٹتی تھیں، وہ تھا ہی اتنا ڈھیٹ اور بے حس۔ پھر تم آپ کہو اور تمہیں چاہتا ہوں۔ تمہیں ابھی تک اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی؟ وہ خفگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حرم کا دل اپنا سر پیٹ لینے کو چاہا تھا۔ اسی بحث و تکرار میں فراٹے بھرتی گاڑی اپنی مطلوبہ مقام پر پہنچ چکی تھی۔ حرم نے جھٹکے سے گاڑی روکنے پر چونک کر سامنے دیکھا۔ پوش ایریا میں یہ 2 منزلہ بے حد خوبصورت سفید بنگلہ تھا، جس کی بیرونی دیواروں پر سکھ چین کی بیلیں لپٹی تھیں۔ سیاہ آہنی گیٹ کو دانیال نے خود نیچے اتر کر کھولا تھا۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ وہ جیسے ہی گاڑی سے اترنے لگا، حرم نے ایک خوف کی کیفیت میں مبتلا ہو کر یہ سوال کیا تھا۔ بتا تو چکا ہوں یار، دوبارہ سننا چاہتی ہو تو خیر، میں تمہیں دانیال، میں شور مچا دوں گی، بہتری اسی میں ہے کہ مجھے جانے دو۔ خوف اس کے اندر سرد لہریں دوڑا رہا تھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اترنے لگی تھی کہ دانیال کی اس کوشش کو ناکام بنا دینے پر اس نے اپنی گھبراہٹ ظاہر کیے بغیر تنک کر کہا تھا، یہ شوق بھی پورا کر لو، شرمندگی تمہارے حصے میں آئے گی۔ نکاح نامہ اس وقت بھی میرے پاس ہے، میں کوئی بھی کام پورے بندوبست کرنے کا عادی ہوں۔ اس کے انداز میں جو کچھ تھا وہ حرم کے وجود میں اضطراب کی لہر دوڑا گیا تھا۔ وہ ایک دم سرد پڑ گئی تھی، اس کی مزاحمتی صلاحیتیں بھی جیسے بیکار ہو گئی تھیں۔ جبھی دانیال بہت آسانی سے اندر تک لے آیا تھا۔ یہ گھر چھوٹا مگر خوبصورت انداز میں سجا ہوا شاندار لگ رہا تھا۔ دانیال اسے ہال کمرے میں لے آیا تھا، پھر مسکرا کر بالخصوص اسے دیکھا۔ ویلکم ٹو یور ہوم مسز دانیال شاہ۔ اس کے شوخ و شریر لہجے میں بے پناہ کھنک تھی۔ حرم نے خالی مگر نم ناک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں تمہارا لائف سٹائل جانتا ہوں، جبھی تمہیں یہاں رکھوں گا، اور انابیہ وہیں گاؤں میں سب کے ساتھ رہے گی۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنی پرجوش گرفت میں لیتے ہوئے وہ دوستانہ مسکان سمیت
बड़ी अपनाए से कह रहा था। हरम इस काबिल नहीं थी कि कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर सकती। उसके हवास सल्ब थे, सिर्फ ज़हन पाक था। इसी पल वो सिर्फ एक बात सोच रही थी, वो थी उससे किसी तौर पर छुटकारा पाने की तदबीर। तुम चाहो तो मैं यहाँ तुम्हारे फियांसी को भी बुलाकर अपना तारुफ तुम्हारे हवाले से पेश कर सकता हूँ। बुलाऊं? वो उसकी आंखों में झांककर गोया हिज़ लेने वाले अंदाज में कहकर उसके तासरात तकने लगा। हरम बेअख्तियार ठटकी थी और सहम कर फिलफौर सर को नफ़ी में जुम्बिश देने लगी। देख लो यार, फिर ना कहना मैं बुज़दिल हूँ और डरता हूँ। उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। मुझे प्यास लगी है, पानी। उसने दानस्सा बात अधूरी छोड़ दी। उसकी निगाह इस पल ऊपर जाते जीने पर थी। वो जान चुकी थी अब उसे क्या करना है। ये तय था कि वो उसके हाथों खिलौना नहीं बन सकती थी। इस बात से वो मौत को बहुत आसानी से तरजीह दे सकती थी। तुम बैठो, लेकर आता हूँ मैं। दानियाल ने उसे कोहनी से पकड़कर सोफे पर बिठाया, फिर उसके सिमत मुस्कुराहट उछालता पलटकर दरवाजे से निकल गया। हरम उसी इंतजार में थी, उठकर जीने की जानिब भागी। 8 से 10 स्टेप ही वो तय कर सकी थी। तब अपने पीछे दौड़ते कदमों की आहट सुनकर उसने गर्दन मोड़ी थी। उसी पल दानियाल ने उसे कमर से दबोच लिया था। हरम का दिल उछल पड़ा। छोड़ो मुझे। वो पूरी कुव्वत से सर्व करके उसकी गिरफ्त से निकलने को मचली। कहाँ जा रही हो? खुदकुशी करनी? हाँ, जानता था मैं तुम यही करोगी, मगर ये सब इतना आसान नहीं है, समझी? वो हलक के बल गुर्राया और उसे यूं ही दबोचे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हरम के लिए अपनी ये पोजीशन बेहद खिफ्त व सुक्की के साथ शर्मिंदगी का भी बाइस थी। जब ही कोई पेशी ना चलती देख अपने नाखूनों से ही उसके बाजू भंभोर डाले थे। दूसरी जानिब वो कमाल ज़ब्त का मुजाहरा करता रहा था। तुम्हारी ये हरकतें मुझे सिर्फ गुस्सा दिला रही हैं। उसे सोफे पर पटक कर वो अपने बाजू देखने लगा, जिन पर गहरी खरोंचों के निशान थे। मुझे जाने दो, वरना मैं इससे भी ज़्यादा बुरी हालत करूंगी तुम्हारी। उसने उसे धेंगा मुश्ती में खुलकर बिखर जाने वाले बालों को गुस्से में पीछे झटकते हुए अंदर की तलखी बाहर निकाली। तुम पछताओगी हुर्मत, तुमने अभी तक बस मेरी मोहब्बत देखी है। वो इस पर चिड़चिड़ा हो चुका था। हुर्मत की निगाह टेबल पर मौजूद फ्रूट की टोकरी के साथ रखी छुरी पर पड़ी। छोटे फल वाली तेज धार छुरी उसने लपक कर वही उठा ली थी। तुम मुझे जाने दोगे कि नहीं? उसकी आंखों में इसी पल इतनी खौफनाक चमक थी कि दानियाल तमाम तरजीदारी के बावजूद खाइफ हो गया था। ये छुरी मुझे दो हुर्मत। उसने अब के उसे प्यार से डील करना चाहा। उसका तैश खतरनाक साबित हो सकता था। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम मुझे वापस जाने दोगे कि नहीं? हरम की आंखों में खून उतरने लगा। वो छुरी उसकी आंखों के आगे लहराकर बेखौफ अंदाज में चीखी। नहीं, आज तुम ऐसे नहीं जाओगी। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। सुना तुमने? दानियाल ने उसके इस हाथ पर झपट्टा मारा था जिसमें छुरी थी। हरम को इससे ये तवक्को नहीं थी। पीछे हटने की कोशिश में वो सर के बल गिरी और इससे छुरी छीनने की कोशिश करता हुआ दानियाल उससे कुछ फासले पर, मगर दानियाल ने ये फासला बहुत सरस से समेट दिया। अब सूरत हाल यूं थी कि एक छुरी दोनों के हाथ में थी, दस्ते की जानिब से हरम की हाथ में और दूसरी जानिब से दानियाल के। दानियाल का हाथ जख्मी हो रहा था, मगर उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इस पल वो हर सूरत ये महलक हथियार हरम से छीन लेना चाहता था जिससे वो खुद को नुकसान पहुंचाने के दर पे थी। दानियाल उसकी आंखों में जो कैफियत देख चुका था वो उसे खौफ कर चुकी थी। वो जिद्दी थी और जिद में उसे नुकसान की भी परवाह नहीं थी। हरम के एक जोरदार झटके के नतीजे में दानियाल के हाथ पर गहरा कट लगा था। एक कराह की सूरत उसकी गिरफ्त जैसे ही ढीली पड़ी। छुरी पर हरम का कब्जा हो गया। दानियाल को यही गवारा नहीं था। हरम ने जितनी तेजी से उठना चाहा, दानियाल ने उस कदर बेसब्री और अफरा तफरी की कैफियत में उसे काबू करने की कोशिश की थी। यही वो गलती थी जिसकी खतरनाकी का दोनों को इस लम्हे अंदाजा नहीं रहा था। इस खींचातानी में छुरी पूरी कोत से दानियाल के पहलू में लगी थी। फिर सिर्फ वही एकदम ठंडा नहीं पड़ा था, हरम का भी जोश व खरोश जाता रहा। छुरी हनूज दानियाल के जिस्म में पेवस्त थी और खून किसी फुआरे की तरह फूटता सरद से उसके लिबास को रंगीन करने के बाद अब गुलाबी कारपेट को भगो रहा था। दानियाल ने साकिन नज़रों से मुतासरा जगह को देखा, फिर होंठों को सख्ती से भींचते हुए छुरी के दस्ते से पकड़कर एक झटके से खींचा और साइड पर फेंक दिया। जख्म का मुंह खुलते ही खून के अखराज में भी मजीद रवानी और शिद्दत आ गई थी। दानियाल के चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार थे। तमाम तर ज़ब्त के बावजूद पसीना मोटी बूंदों की सूरत उसके चेहरे पर उभर आया था। दानियाल उठें, डॉक्टर के पास चलते हैं। मन उस पल हरम का सख्ता भी टूट गया। उसे जैसे ही सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ था, वो लपक कर दानियाल के करीब आई और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की थी। तुम जाओ यहाँ से, यही चाहती थी ना तुम कि मैं तुम्हें जाने दूँ? अब रास्ता साफ है, चली जाओ। दानियाल ने अपना हाथ छुड़ाते हुए भिंची हुई मगर सर्द आवाज़ में कहा था। वो हनूस इस अंदाज में निमतराज था जैसे उसे ये जख्म आया था। उसके चेहरे पर अजीब सी कबीदगी के आसार थे और अंदाज में हद दर्जा बेरुखी। हरम ने पहले हैरानी और फिर किस कदर खौफ के आलम में उसे देखा। क्या मतलब? आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे? उसके लहजे में इस्तिजाब नहीं, खौफ की भी कैफियत थी। उसका तेजी से ज़ाया होता हुआ खून हरम की जान पर बना था। ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम चली जाओ यहाँ से। दानियाल के अंदाज में सरदमहरी कुछ और बढ़ी।
तो हरम खाइफ होने लगी थी। मैं कसम खा सकती हूँ मैंने आपको नुकसान नहीं, खुद को नुकसान मैं जानता हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं। वो ज़ब्त होकर चीखा तो चेहरे पर तकलीफ के रंग गहरे हो गए थे। जिस तरह उसने दांत भींचे थे वो अंदाज़ा कर सकती थी कि तकलीफ बर्दाश्त करने की कोशिश में हल्कान था। हरम इस तराबी कैफियत में उसके पास आकर घुटनों के बल झुकी। आपका जख्म बहुत गहरा है, जिद क्यों कर रहे हैं? जितना भी गहरा है, मगर मरूंगा नहीं इससे। वो छुरी उठाओ और दानियाल फॉर गॉड से। पता नहीं किस जज्बे के तहत उसने दानियाल के होंठों पर अपना सुबक सा मुलायम हाथ रखा था। फिर दौड़कर सोफे तक आई और अपने बैग से सेल फोन निकालकर कुछ नंबर पुश किए थे और डॉक्टर से कंसल्ट करने की कोशिश करने लगी। हुर्मत, ये गाड़ी की चाबी उठाओ और अब वापस चली जाओ। जिस वक्त उसने डॉक्टर को एड्रेस समझाकर फ़ोन बंद किया, दानियाल ने गाड़ी की चाबी उसकी जानिब फेंक कर कहा था। हरम ने जैसे सुना ही नहीं, सेल फोन वापस रखा और उसके नज़दीक आ गई। उठे, वहाँ बेड पर चलें। हरम ने उसे सहारा देना चाहा। दानियाल उसका हाथ झटकता खुद उठ गया। जख्म से हनूज भल खून बह रहा था। बेड पर जाने के बजाय वो सोफे तक आया था और बैठने से कबल शर्ट उतारी थी। हरम ने फिर उसकी मदद की कोशिश की। ये दानियाल ने फिर उसे झटका था। ये पुलिस केस बन चुका है, अहमक लड़की, मैं कह रहा हूँ ना, दफ़ा हो जा यहाँ से। वो उस क्रिटिकल सिचुएशन में भी गुस्से पर काबू नहीं रख सका था। हरम ने एक नज़र उसे देखा ज़रूर था, अलबत्ता बुरा मानने की शायद ज़रूरत महसूस नहीं की थी। ज़ख्म ख़तरनाक तो नहीं है डॉक्टर? डॉक्टर जिस वक्त उसे ट्रीटमेंट दे चुका, हरम ने किस कदर परेशानी के आलम में सवाल किया था। ख़तरनाक तो है, चूँकि गहरा है तो जाहिर है एहतियात की भी ज़रूरत है। अंदर स्टिचिंग हुई है आप इनकी, डॉक्टर ने पेशा वराना अंदाज में जवाब देते अचानक सवाल कर लिया था। वाइफ हो इनकी, एहतियात किसी किस्म की? क्या चलना फिरना भी नहीं चाहिए इन्हें? वो पूरी तवज्जो से डॉक्टर से बातचीत में मसरूफ़ थी। उसने बिला झिझक कह दिया था कि उनके झगड़े में ये जख्म दानियाल को आया था। दानियाल बस घिंगसा उसे तकता चला गया था। आज उसकी हर अदा हर हरकत ने उसे मतहिर नहीं किया था, बहुत गुमसुम कर डाला था। क्या कर रही हो ये सब कुछ तुम? अगले दिन जब वो फिर उसके पास पहुंच गई और उसे अपने हमरा लाया नाश्ता करने पर इसरार कर रही थी, दानियाल ने उसे देखते हुए अहम सवाल कर दिया। वो कल की तरह कंफ्यूज नहीं हुई और फौरी घड़ा सा जवाब दे दिया, इंसानी हमदर्दी के तहत। दानियाल की नज़रों में अलबत्ता ज़रूर कल से ज़्यादा तलखी और बरहमी छलक पड़ी थी। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, जा सकती हो तुम इस हमदर्दी के साथ। उसका बढ़ाया जूस का ग्लास हाथ मारकर गिराते हुए वो भिपट सा गया था। कल वो उसे इस हालत में छोड़कर जाने में भी पसोपेश से काम ले रही थी, हालांकि दानियाल उसे भेजने पर मुसर था। ये काया पलट भी अजीब थी अगर इस पर गौर किया जाता तो। इस वक्त आपको अकेला छोड़ना खतरनाक है, मैं मम्मी से कह देती हूँ कि फ्रंट की तरफ हूँ। हरम ने बहुत आराम से कहकर ताईदी नज़रों से उसे देखा तो जवाब में उसकी खुफगी सहनी पड़ी थी। मेरे लिए झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, समझी तुम? मजबूरी है, आपको इस तरह भी नहीं छोड़ा जा सकता। उसने जवाबन कांधे उचकाकर बेनियाजी का तासुर देना चाहा था, मगर दानियाल की नज़रों में कितने सवाल उमड़ आए थे। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? किस जज्बे ने मजबूर किया है तुम्हें? और हरम एकदम कन्फ्यूज़ होकर रह गई थी। ये तो शायद उसे खुद भी नहीं पता था। देखिए दानियाल, आप मेरी वजह से ज़ख्मी हुए हैं, मैं गिल्टी फील कर रही हूँ और इंसानी हमदर्दी का ये तकाजा है। मुझे तुम्हारी इस हमदर्दी की ज़रूरत नहीं, तुम जा सकती हो। और हरम उसे कायल करने की अपनी सी कोशिश करके हारी तो हथियार डाल दिए थे। बहुत ज़िद्दी हैं आप, उसने बहुत चिढ़कर कहा था। शुक्र है जूस था, तेज़ाब नहीं। वैसे अगर आपको ये गुस्सा मेरे जवाब पर आया है तो आपकी हालत के पेश नज़र मैं हमदर्दी में ही गलत बयानी करने पर भी तैयार हूँ। मसलन ये कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। उसके अंदाज में शरारत का रंग नुमाया था और आंखें भरपूर शोखी से चमकती थीं। दानियाल की झुंझलाहट इसी लिहाज से बढ़ी थी, अब अगर तुमने कोई फजूल बकवास की तो मैं ये बोतल तुम्हारे सर पर दे मारूंगा। उसने नाश्ते की ट्रे से जाम की बोतल उठाकर गुस्सीले और चिड़चिड़े अंदाज में कहा था। हरम ने डरने की अदाकारी की थी। दानियाल ने होंठ भींचे कुछ देर उसे देखता रहा और फिर वहीं लेटकर आंखों पर बाजू रख लिया था। हरम ने टिश्यू की मदद से जूस की बेड की चादर से साफ करते उसे देखा था। इस वक्त सिर्फ जीन्स और बुनियान में मलबूस था। हल्की बड़ी शेव में अपने ऊंचे पूरे डिल डोल के साथ वो खासा वजही लग रहा था। ये बात तो मुद्दत बार हरम ने भी महसूस की थी कि हरम से मिलने के बाद उससे धीरे धीरे देहातीपन की छाप उतरती चली गई थी। लिबास से लेकर गुफ्तगू के अंदाज तक वह हर लिहाज से नए रंग में ढला था। तो क्या उसकी खातिर उसका दिल पहली बार अनोखे अंदाज में धड़का? इतना बुरा भी नहीं है अगर गुंजाइश निकाली जाए तो। उसने एक बार फिर उसे जांचती नज़रों से देखा और गहरा सांस भरा। अगर आप मेरा जायज़ा मुकम्मल कर चुकी हों तो वो तकिया उठाकर सर के नीचे रख दें। आई थिंक आप यहाँ मेरी जिम्मेदारी की तशरीफ़ लाई हैं। उसकी तंज़िया आवाज़ पर वो सिर्फ अपनी जगह पर उछली नहीं थी, खिफज़दा भी रह गई थी। वो इतना बेखबर भी नहीं था जितना वो समझ कर ये हमाकत कर रही थी। खुशफहमी अच्छी चीज़ है, बसा औक़ात इंसान को जल्दी सेहतमंद भी कर देती है। उसने तकिया उसके सर के नीचे रखते हुए सिर्फ अपनी खिफ्त नहीं मिटाई, एक तरह से अपनी पोजीशन भी क्लियर की थी।
मगर वो तकिया रखकर फासला फिर से नहीं बढ़ा सकी। उसकी कलाई दानियाल की मजबूत हाथ की गिरफ्त में जा चुकी थी। इस सारी जान का ही मतलब तुम्हें मेरी सेहत से क्या लेना देना? उसके लहजे से ही नहीं, नज़रों से भी आँच आने लगी। हरम को अपना आप इस पल अजीब आजमाइश से दो चार लगा। आप शायद भूल चुके हैं, कल आपकी शादी की तकरीबात स्टार्ट हो रही हैं। अनाबिया बहुत अहम है मेरे लिए। उसे बर वक्त जवाब सूझ गया था, जो उसके ख्याल में बहुत मुनासिब भी था। सिर्फ अनाबिया? वो उसे गौर तक रहा था, जैसे पता नहीं क्या खास सुनने का ख्वाहिशमंद हो। हाँ तो और क्या? मान वो होंठों पर हाथ रखकर हंसी थी। आपका ख्याल था मैं आपको कहूँगी। दानियाल की आंखों में जलन उतरने लगी। तुम जानती हो मैंने ये निकाह क्यों किया तुमसे? इंतकाम पूरा करने को, और किस लिए? औरत को हमेशा दबाने वाले और अपनी गुलामी में देखने वाले मगरूर इंसान को मेरा इत्तमाद और बेनियाजी, या दूसरे लफ्ज़ों में आपकी ज़ात में दिलचस्पी ना लेने के अंदाज ने तौहीन के एहसास से दो चार कर दिया था। अपने एहसासात बयान करते उसका गला भराने लगा था। दानियाल ने एकदम से होंठ भींच लिए। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा कभी भी, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। कुछ ताखिर से वो बोला तो साबका कैफियत से निकलकर फिर रूड हो चुका था। और मैं कभी तुम्हें कबूल नहीं करूंगी, चाहे तुम सारी जिंदगी मुझे आज़ाद ना करो। कुछ देर उसकी सिमत गुसीली नज़रों से तकते रहने के बाद वो तैश की आलम में कहते एक झटके से उठने लगी थी कि दानियाल ने एकदम से अपना बाजू उसके ऊपर रख दिया। वो तवाज़ुन खोकर एक तरह से उसके ऊपर गिरी थी और हवास बाख्ता सी होकर उसे तकने लगी। अभी इंतकाम पूरा हुआ है नहीं, तुम्हें बर्बाद कर देने की ख्वाहिश, मकसद तुम्हारा गुरूर तोड़ना था, तो फिर तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूंगा? तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा, खुशी से रहो या ना खुशी से, तुम्हारी मर्जी। उसके लहजे में सर्द गुर्राहट डर आई थी। बात के अख्ताम पर उसने इतनी दुरुस्ती से उसे झटक कर खुद से दूर हटाया था कि वो जो मुंजमिद हवासों के साथ एक तरह से सन्नाटे में घिरी हुई थी, इस दर्जा तौहीन आमेज सलूक पर जैसे सुबकी सी जल उठी थी। उसके अंदर गज़ब का उबाल और नफरत उमड़ी थी, मगर गले में उतरे आंसुओं के गोले ने कुछ बोलने की इजाज़त नहीं दी थी। मैं चाहूँ तो तुम्हें अनाबिया से शादी से पहले अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाऊँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। अपनी शादी के बाद तुम्हें हासिल करके मैं तुम्हारे रहे सहे गुरूर को भी खाक में मिला दूँगा। तुम पहली नहीं दूसरी बीवी कहलाओगी। वो इसी शिद्दत पसंदी और नखवत से कह रहा था। हरम से वहाँ मज़ीद ठहरा नहीं गया। जब भी वो वहाँ से भाग आई थी, मगर किसी जगह को छोड़ देने से, हालात से नज़रें चुरा लेने से हकीकत नहीं बदला करती, किस्मत नहीं बदला करती। ज़िंदगी पर जैसे कोई जमूद छा गया था। वो हर चीज़ से बेजार रहने लगी थी। मम्मी उसके बदले मिजाज पर हैरान हुआ करती। उसे कतई समझ नहीं आती थी कि वो ऐसा क्या करे कि इस सारी मुसीबत से जान छुड़ा ले। इस दौरान वो जितनी बार भी शहरयार से मिली, अंदर ज़िया का एहसास गहरा होकर उसे रुहासा करता चला गया था। दानियाल ने खुद को इतना स्टेब्लिश बना लिया था, इतना मेंटेन होकर भी वो शहरयार के पासिंग नहीं लगता था। शहरयार तो गोया कोई शहजादा नज़र आता था, शानदार, बावकार और बेहद खूबरू। उसके हर अंदाज में मतानत और दिलकशी थी, जबकि दानियाल की बदमिजाजी, अखड़ और जहालत उसकी किसी न किसी अंदाज से आया हो ही जाया करती थी। उसका दिल इतना जला हुआ था कि खुद तो दानियाल से क्या राब्ता करना था। उसके फ़ोन करने पर भी कॉल पिक नहीं करती थी, मगर उस दिन वो ढीठ बन गया था, तो हरम ने सेल ऑफ करने के बजाय फ़ोन पिक कर लिया था। दिमाग क्यों ख़राब हो गया तुम्हारा? वो छूटते ही बरसा था। मैं बात भी नहीं करना चाहती तुमसे, तलाक दो मुझे, वरना मैं आज शहरयार से बात करती हूँ, उसने गुस्से में आउट होते कहा था। दूसरी जानिब यकवक्त सन्नाटा छा गया था। मुझे तुम्हें तलाक देने में कोई हर्ज नहीं है, मगर पहले मैं अनाबिया को तलाक दूंगा। उसके अल्फाज ने हरम को जैसे भड़कते अलाव में डाल दिया था। गम और गुस्से की कैफियत ने उसे नीम पागल सा कर दिया था। वो जान सकती थी दानियाल ने इतनी कमीनगी का मुजाहरा क्यों किया था। अनाबिया का उससे टेलीफोन पर राब्ता था। वो ना सिर्फ हर किस्म के हालात से बेखबर थी, जब भी हमेशा की तरह अपना दुख अब भी उसी से शेयर करती थी। दानियाल की बेरुखी ने उसे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। अभी कल रात ही वो फ़ोन पर रोते हुए उससे कह रही थी, शादी के महज 1 माह बाद ही हर कोई मुझसे बच्चे के मुतल्लिक सवाल करना शुरू हो गया है। हरम, मुझे समझ नहीं आती क्या जवाब दूँ। दानी का मुझसे ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि अगर वो मुझे इतना नापसंद करते थे तो फिर मुझसे शादी क्यों की थी। कितनी तड़प और लाचारी का एहसास था उसकी आवाज़ में। हरम को लगा था किसी ने उसे कुंद छुरी से ज़िबा करना शुरू कर दिया हो। दानियाल इस हद तक घटिया होगा उसे हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था। उसने बेमाहिराना अंदाज में ये चाल चली थी और उसे हर लिहाज से चित करना चाहा था। जब भी वो दानियाल से बात करने पर मजबूर हुई थी कि उसके ख्याल में उसके सिवा कोई चारा नहीं रह गया था। इससे अनाबिया का कर्ब सहा नहीं जा रहा था। तुम अनाबिया को तलाक नहीं दोगे, वो मोहब्बत करती है तुमसे, वो चीख पड़ी थी। दूसरी जानिब उसने हंसी भी नहीं छुपाई थी। फिर बड़ी बेनियाजी से बोला था, यह सज़ा उसे भी नहीं तुम दे रही हो, मैं नहीं दे रहा, मैं दे रही हूँ। वो हद तक रह गई। तुम तलाक लोगी तो पहले उसे मिलेगी। अगर तुम मुझे अपनी ज़ात से खुशी नहीं दे सकती तो मैं उसे नहीं दे सकता। मोहब्बत में महरूमी मेरे हिस्से में क्यों आए? वो रुखाई से बोला तो हरम उसकी बात की गहराई को समझे बगैर उस पर उलट पड़ी थी। तुम हो ही घटिया और कमीने, वो चीखने लगी थी।
तुम तो हो ना आला ज़र्फ़ और बुलंद हौसले वाली, तो दे दो अनाबिया के लिए कुर्बानी। बहुत मोहब्बत करती हो ना उससे। जवाबन उसका ज़ब्त छलक गया था और वो उसे बेदरे बुरा भला कहने लगी थी। दानियाल खामोशी से सुनता रहा था। फिर जब वो बोला तो लहजे में इतनी कतियत थी कि जिसने हरम को रोहानसा कर डाला था। एक बात हमेशा के लिए सुन लो हुर्मत बेगम, अनाबिया को उसके हकूक सिर्फ इस सूरत में मिलेंगे अगर तुम रुखसत होकर मेरे पास आओगी। दूसरी सूरत में वो उम्र भर यूं ही रहेगी। मैं एक और शादी कर लूँगा, बाँच वो मशहूर होगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। बच्चे ना होने की सूरत में मेरे पास शादी करने का जवाब होगा। उसके सफाक अल्फाज ने हरम को गिंग कर डाला था। दानियाल ने मजीद कुछ सुने बगैर राब्ता मुनक़ता कर डाला। हरम अजीब सी वहशत में गिर गई थी। उसे अपना आप इतना अजीज था कि वो अनाबिया की खातिर भी अपनी ज़िंदगी इस जहन्नुम में नहीं झोंक सकती थी। ये तय था, वो अपने फैसले से एक इंच भी सिरकने को तैयार नहीं थी। तुम? अनाबिया को गैर मुतवक्को तौर पर सामने पाकर वो शक्कर रह गई थी। उसने बैंक जाना था। जब ही तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई तो अनाबिया को मुलाजमा की हमरा इसी सिमत आते देख उसने अचेंबे में घिरकर सवाल किया था। मैंने सोचा तुम्हें तो मेरा ख्याल नहीं आएगा, मैं खुद ही तुम्हें अपनी याद दिलाऊं। अनाबिया उसकी हमरा कमरे में आकर मुस्कुराते हुए बोली, मगर उसकी मुस्कुराहट में वाज़े फीकापन था। तुम्हारे शौहर ने तुम्हें आने दिया? हरम इस दौरान खुद को संभाल चुकी थी। जब रुसान से मगर तंज आमेज लहजे में सवाल किया, हालांकि उसके अंदर खदशात जन्म लेना शुरू कर चुके थे। अनाबिया का वहाँ आना भी दानियाल की कोई साजिश हो सकती थी। सच पूछो तो मेरे शौहर ने ही मुझे भेजा है, अनाबिया के थके हुए अंदाज में दिए जवाब ने हरम को एकदम से अलर्ट कर दिया था। अनाबिया की निगाहों में कुछ ऐसा था जो गैर मामूली था। वो खटक सी गई थी, बल्कि खौफजदा नजर आने लगी। क्या मतलब? उसके सवाल के जवाब में अनाबिया की खामोशी नज़रों में हज़ार शिकायतें उतर आईं। हरम, तुम समझती हो कि यहाँ मतलब पूछने की ज़रूरत है? ये बताओ, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूँ तो दोगी? वो यकटक उसे देख रही थी। हरम का दिल धक से रह गया। तुम्हें याद है हरम, एक बार तुम्हें मेरा सोने का ब्रेसलेट पसंद आ गया था, वो मैंने तुम्हें दे दिया था। तुम्हें मेरा पर्स अच्छा लगा था, मैंने खुशी खुशी वो भी तुम्हें सौंप दिया। ये बहुत मामूली चीज़ें थीं हरम, जिन्हें तुम्हें देते मुझे गुमान तक न था कि उनके बदले में तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ यानी तुम्हारी ज़ात को तुमसे मांगने आऊँगी। मुझे माफ़ कर देना हरम, मैं बहुत कमज़र्फ साबित हुई हूँ। अपनी बात मुकम्मल किए बगैर वो फूट फूट कर रोती चली गई थी। हरम का चेहरा फक था, वो जैसे सख्ते में आ गई थी। मेरी इज्जत, मेरी गृहस्थी, मेरी सारी ज़िंदगी की खुशियाँ तुम्हारी एक हाँ की मुंतज़िर है। मुझे एतराज़ है अपनी उस गलती का, मैं उस मजाक पर नादिम हूँ हरम, जो तुम्हारे लिए महलक साबित हो चुका है। तुम्हें मेरी वो ख्वाहिश बद्दुआ बनकर लग चुकी है। दानियाल मेरे मंगेतर, मेरे शौहर होते हुए भी मेरे नहीं हैं। वो तुम्हारे ख्वाहिशमंद हैं, हर सूरत हर हाल में, वरना वो इस जिद में सब कुछ बर्बाद कर डालेंगे और इस बर्बादी में सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा होगा। वो यूं ही ज़ारों की तार रोते हुए कह रही थी और हरम को लगा था जैसे फ़िज़ा में एकदम ऑक्सीजन की कमी हो गई हो। हर सिमत हब्स था और तारीकी में इस वक्त वो बादशाह थी और अनाबिया शाह सवाली। वो इस सवाली को खाली नहीं लौटा सकी। उसका दामन भरकर उसने खुद को खाली कर लिया था। वो जिसने हमेशा अपनी ज़ात को अहमियत दी थी, उसे ज़िंदगी के इस अहम मुकाम पर आकर अपनी ज़ात को नज़रअंदाज करना पड़ा। अपनी खुशी के बजाय किसी की खुशी को अहमियत देना पड़ी थी तो अंदर जैसे ज़िंदगी मर सी गई थी। फिर हमेशा की तरह उसकी मानी गई। मम्मी की मुखालफत, खुफगी और नाराज़गी एक तरफ, मगर उसने दानियाल से शादी पर इतना इन्हें मजबूर कर दिया कि मम्मी ने खुफगी से ही सही मगर उसे दानियाल के साथ रुखसत कर दिया था। खुशी तो वो भी नहीं थी, मगर उसे इतना यकीन ज़रूर था कि मम्मी के बाद वो बाद में राज़ी कर लेगी, मगर ये उसका खाम ख्याल साबित हुआ था। मम्मी की नाराज़गी शदीद गुस्से में ढल चुकी थी। वो उससे मिलने से भी गुरेज़ां रहने लगी थीं। दूसरी जानिब दानियाल था अपनी फतह पर शादां फरहां। हालांकि गांव में सबके तासरात बहुत अजीब और हैरान कुन थे। अनाबिया और दानियाल के अच्छे सलूक के बावजूद वो हर गुजरते दिन के साथ अंदर से मुरझाती जा रही थी, जिसकी सबसे ज़्यादा फिक्र दानियाल को ही थी। वो उसे जितना खुश रखने की कोशिश करता, वो इस कदर ही बेबसी और बेजार हुआ करती थी। मेरी खुशियाँ तुमने छीन ली, सारी की सारी, समझे तुम। भूल जाओ अब मेरी मुस्कुराहटों को और मेरे हाल पर छोड़ दो। वैसे भी इंतकाम पूरा करने को जिन्हें बेडरूम में सजाया जाए उनके दिल नहीं बहलाए जाते। उस रोज़ भी दानियाल की ऐसी बातों के जवाब में वो फट पड़ी थी और दानियाल उसे बेबसी से देखता रह गया था। ये खेल इंतकाम से ज़रूर शुरू हुआ था हुर्मत, मगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं तुम्हें खुश देखने का मतमनी हूँ। दानियाल के जवाब पर हुर्मत के होंठों पर जहरखन फैल गया था। मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती और मोहब्बत का झांसा किसी और को देना, समझे। उसके जवाब ने दानियाल के चेहरे पर तारीकियां बखेर दी थी। कितनी बेबसी थी इस पल उसकी आंखों में। उसके बाद वो वहां से उठकर चला गया था। अनाबिया की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हरम उसे मुबारकबाद देने के ख्याल से उसके कमरे की जानिब आ गई थी, मगर अंदर से आती आवाज़ों ने उसके कदमों को वहीं रोक दिया था। मैं जानती हूँ दानी, आप खुश नहीं हैं। अनाबिया की आवाज़ में आंसुओं की आमेजिश थी।
مجھے معاف کر دینا انابیا، میں مجرم ہوں تمہارا، مگر میں کیا کرتا؟ محبت کی شدید بے بسی نے مجھے کچھ اور دیکھنے، سوچنے اور سمجھنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں تھا۔ تم ہر وقت اس کا ذکر کرتی تھیں، بیجی سے، آپا سے، بھابھی سے، اور وہ سب مجھے اسے اندیکھی حرمت سے چڑ ہونے لگی تھی۔ میں اکثر غصے میں سوچتا، آخر یہ حرم ہے کیا چیز جس نے سب کو دیوانہ بنا لیا ہے؟ پھر میں نے اسے دیکھا، وہ واقعی اس قابل تھی کہ اس سے محبت کی جاتی۔ میں خود کو اس کی شخصیت کے سحر سے بچا نہیں سکا، مگر اس کی شائننگ پرسنالٹی کے سامنے مجھے اپنا آپ کمتر لگتا تھا۔ احساس کمتری کا یہ احساس اتنا غالب تھا مجھ پر کہ جس نے نارسائی کا یقین سونپ کر مجھے تلخ اور بدمزاج بنا دیا۔ میں ان فاصلوں اور دوریوں کو پاٹنے کی کوشش میں کچھ ایسی دیوانگی کا شکار ہوا کہ وہ ذہنی اور قلبی طور پر مجھ سے کتنے فاصلے پر چلی گئی، میں اندازہ ہی نہ کر سکا۔ کسی کو جسمانی طور پر حاصل کر لینا محبت کی فتح تو نہیں ہوتی ہے انابیا۔ میں نے اس بات کو اب جانا ہے، اب جبکہ اس کا دل میرا نہیں ہو پایا۔ یہی تو سب سے بڑی ہار ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہار میرے نصیب میں اس لیے بھی درج ہوئی کہ میں تم سے زیادہ ناانصافی کا مرتکب ہوا ہوں۔ اس کا لہجہ کس قدر ٹوٹا ہوا تھا، وہ کس قدر ملول ہو سکتا تھا، حرم اندازہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا دل یکدم عجیب سے احساسات کا شکار ہو گیا جنہیں وہ کوئی نام دینے سے قاصر رہی تھی۔ دن گرم اور حب زدہ تھے، طویل اور لامتناہی، ایسے میں رمضان المبارک کی آمد نے اس کے اندر تھوڑا سا جوش پیدا کیا تھا۔ اس سے قبل تک تو وہ اتنی گرمی کے روزے کبھی نہیں رکھتی تھی، مگر اس مرتبہ جہاں اور بہت ساری تبدیلیاں آئیں، وہ باقاعدگی سے روزے بھی رکھ رہی تھی۔ ظہر کی نماز پڑھ کر اس کا ارادہ کچھ دیر آرام کرنے کا تھا۔ ابھی لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ اس نے بیزاری سے گردن موڑ کر دیکھا۔ اس وقت عموماً انابیا اس سے افطاری کے لیے مینیو ڈسکس کیا کرتی تھی، اس کی پسند کو بطور خاص اہمیت دیا کرتی تھی، مگر چوکھٹ میں ممی کو دیکھ کر اسے اپنی بصارتوں پر یقین نہیں آ سکا تھا۔ گلے نہیں ملو گی حرم؟ خفا تو مجھے ہونا چاہیے تھا۔ اسے ساکن پڑے دیکھ کر وہ آگے بڑھیں اور آہستگی سے شکوہ کیا تھا۔ ان کے چہرے پر اداسی کا رنگ گہرا تھا۔ آپ کو کیسے یاد آ گئی میری؟ مجھے تو شاید مرا ہوا تصور کر لیا تھا آپ نے۔ ان کے ساتھ لگتے ہوئے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی تھی۔ ممی نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا، پھر خود اس کی آنکھوں کی نمی پہنچی تھی۔ والدین اولاد سے ہمیشہ خفا نہیں رہ سکتے، میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیکن بیٹے، دوستی دین ایمان تو نہیں ہوتی کہ اس کی خاطر تم نے سب کچھ فراموش کر دیا۔ اس جوابی شکوے نے حرم کو اعصابی طور پر بہت شدید جھٹکا لگایا تھا۔ مطلب کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ خائف نظر آنے لگی۔ مجھے دانیال بیٹے نے ساری بات بتا دی ہے، اپنی ساری غلطی کے اعتراف سمیت۔ وہ شرمندہ ہے کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے تم سے سب کچھ چھوٹ گیا۔ ممی کی بات نے اسے کچھ اور متحر کر کے رکھ دیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکان آن ٹھہری۔ ممی اس کی عیدی لے کر آئی تھیں، ان کی خفگی ختم ہو گئی تھی۔ یہ خیال ہی اس کی آدھی پریشانی کو ختم کرنے کا باعث بنا تھا۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ اس رات جب دانیال کمرے میں آیا وہ اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ جواب میں دانیال کچھ دیر اسے یوں ہی تکتا رہا تھا، پھر گہرا سانس بھر کر کاندھے اچکا دیے تھے۔ انسانی ہمدردی کے ناطے مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میری وجہ سے تمہارا بہت نقصان ہو چکا۔ حرم جو اس کے منہ سے اعتراف سننے کی خواہش مند تھی، اگلے کئی ثانیوں کو گپ چپ سی ہو گئی۔ وہ اس کی کیفیت سے نکلی تو سخت مشتعل ہونے لگی تھی۔ انسانی ہمدردی کے ناطے، محض انسانی ہمدردی کے ناطے اس نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ دانیال کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ دانیال نے پھر اسی بے نیازی سے کاندھے جھٹکے تو حرم بے اختیار روحانسی ہو گئی تھی۔ اگر یہ انتقام تھا تو پورا ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ نے میرا غرور بھی توڑ دیا اور مان بھی۔ وہ واقعی ہی رو پڑی تھی، سسک کر انتہائی لاچاری کے ساتھ۔ دانیال مضطرب سا ہو کر اسے تکے گیا۔ اگر انتقام لے رہے ہیں مجھ سے تو پھر ہمدردی نہ جتلائیں۔ سارے جذبے میں ہمدردی کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ میں نے کہا تھا یہ صرف انتقام نہیں تھا۔ دانیال کا لہجہ مدھم اور شکستہ ہونے لگا۔ پھر کیا ہے؟ حرم نے آنسو بھری نظریں اٹھائیں۔ اگر میں کہوں محبت تو تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ وہ بے بس نظر آنے لگا۔ جب میرے بجائے آپ باقی سب کو یہ یقین دلانے کو ان کے آگے اظہار کر دیں گے تو مجھے یقین آ بھی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے الہام نہیں اترتے مجھ پر۔ حرم کے کلس کر کہنے پر دانیال ٹھٹک سا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ جواب میں حرم دل شکستگی سے مسکرا دی۔ اگر آپ ممی اور انابیا کے آگے محبت کا اعتراف کر سکتے تھے تو مجھ سے کیوں نہیں؟ تم یقین؟ حرم کے ہاتھ اٹھا کر ٹوک دینے پر وہ گہرا سانس کھینچ کر اسے تکنے لگا۔ میں انسان تھی دانیال، پتھر تو نہیں۔ انابیا نے مجھ سے سیکریفائس کا کہا تھا، میں نے محبت کے جواب میں قربانی دے دی۔ آپ مجھ سے محبت کرتے اور اس کا اظہار بھی، تو میں اتنی بے حس نہیں تھی کہ جواب میں اسے ٹھوکر مار دیتی، وہ بھی اس صورت جبکہ آپ نے میرے آگے کوئی راستہ کھلا چھوڑا ہی نہیں تھا۔ یاد ہے آپ نے مجھے وہ اشعار سنائے تھے، میری آنکھوں کے جادو سے شاید تم ناواقف ہو، جس پر مجھ کو پیار آ جائے اس کو پاگل کر دیتا ہوں، چھوڑ کے مجھ کو جانے والا لوٹ کے واپس آئے گا، دائیں بائیں آگ لگا کے آگے جنگل کر دیتا ہوں۔
میرے اعتراف میں آگ تھی، آگے جنگل، میں پاگل ہوئی تھی جب بھی آپ جیسے اجڑ گوار اور پنڈو کے لیے دل میں کوئی جذبہ محسوس کرنے لگی تھی، مگر آپ صرف بے حس نہیں بزدل بھی نکلے۔ مجھ سے محبت کے اظہار کو میل ایگو کے خلاف سمجھا اور ہیں اتنا غصہ، اتنی ناراضگی، یار حد ہے، یعنی بدگمانی کی بھی، اور یہ پنڈو جاہل اور گوار کس کو کہا؟ وہ تحیر کا اظہار کرتے کرتے آخر میں آستینے چڑھاتا ہوا آنکھیں بھی نکالنے لگا، مگر وہ خائف نہیں ہوئی اور زور سے ہنس پڑی۔ اس کو جس سے مجھے تھوڑی تھوڑی محبت ہونے لگی ہے، اور صاحب یہ بدگمانی نہیں، حقیقت ہے اور آپ کی شخصیت کے بالکل درست عکاسی۔ اس نے منہ پھلا کر کہا تو دانیال نے اسے گھورا تھا۔ اچھا، اگر میں خاموش تھا تو تم اظہار کر سکتی تھیں۔ دانیال کے چہرے پر اس اعتراف کے بعد آسودگی درائی تھی، آنکھوں میں کتنی چمک تھی اس پل۔ میں کیوں کرتی؟ یہ کام ویسے بھی لڑکیوں کا نہیں ہوتا۔ حرمت کے نخوت سے کہنے پر وہ سرشار سا ہنس پڑا۔ میں بخوشی یہ کام عمر بھر کرنے کو تیار ہوں۔ اس کی آنکھیں لو دینے لگیں۔ بس ایک معافی ہماری توبہ، جو اب کبھی ہم ستائیں تم کو۔ لو ہاتھ جوڑے، لو کان پکڑے، اب اور کیسے منائیں تم کو؟ وہ یوں ہی کھلکھلاتے ہوئے گنگنایا تھا، اور انابیہ جو سارے کاموں سے فراغت کے بعد اسی پل ممی کی عیدی دیکھنے آئی تھی، دونوں کو ایک ساتھ مسکراتے پا کر خوشگوار حیرت میں گر گئی کہ ایسا منظر دیکھنے کو تو اس کی آنکھیں ترس گئی تھیں۔ حرم نے اشارے سے اسے قریب بلایا تو انابیہ نے بے تکلفانہ انداز میں آ کر ان دونوں کے ساتھ بیڈ پر براجمان ہو گئی۔ یہ کایا پلٹ کیسے؟ اس کی سرگوشی کے جواب میں حرم کے چہرے پر حیا آمیز تبسم آ گیا۔ اس لیے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے اپنے ساتھ رکھنے اور نظروں سے کبھی دور نہ کرنے کی خواہش صرف تمہاری نہیں تھی، اس خواہش میں کوئی اور بھی مبتلا تھا، جس کا محبت اور اہمیت پانے کا انداز ذرا مختلف تھا، مگر اب مجھے برا نہیں لگتا۔ اس کے لہجے میں سکون تھا، اطمینان تھا۔ انابیہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھے گئی، جبکہ حرم کی بات جاری تھی۔ انابیہ، ہمارا یہ ٹرائی اینگل محبت کی فتح کی صورت میں سامنے آیا ہے، آؤ ہم دعا کریں یہ ہمیشہ یوں ہی قائم و دائم رہے۔ وہ نرمی سے کہہ رہی تھی اور انابیہ نے آسودہ انداز میں سر ہلا دیا تھا۔ اس پل حرم نے اپنے دل میں نہیں جھانکا، جہاں ابھی بھی تھوڑی سی خلش تھی۔ وہ جانتی تھی یہ خلش بھی گزرتے وقت کے ساتھ ختم ہو جانی ہے۔ دو محبت کرنے والی ہستیوں کی محبت پا کر بچا کر وہ ہرگز بھی گھاٹے میں نہیں رہی تھی، یہ اسے یقین تھا۔ پھر 2 دن بعد جب وہ چاند دیکھنے انابیہ اور دانیال کے ساتھ چھت پر آئی تو دانیال نے چپکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ حرم نے دیکھا اس کی نگاہ اس سنہری زنجیر والے بریسلٹ پر تھی جو حرم کی سفید کلائی میں باہر دکھا رہا تھا۔ نازک اور زنجیر میں معمولی سا جوڑ تھا جو محسوس تو ہوتا تھا مگر برا نہیں لگتا تھا، شاید اسی لیے کہ یہ اس بات کی علامت تھا کہ ٹوٹنے کے بعد چیز کا جڑا جانا اہمیت اور ضرورت ہی نہیں واضح کرتا، محبت کو بھی آشکار کرتا ہے۔ تھینکس فار دس آفر، دانیال نے اس پر جھک کر سرگوشی کی تھی اور وہ ڈھیر ساری چوڑیاں اس کی کلائی میں پہنا دی جو کچھ دیر قبل شاپنگ کے دوران اس نے خریدی تھیں۔ اس نے مسکرا کر انابیہ کو دیکھا، وہ انہی کی سمت متوجہ تھی، مسکراتے ہونٹ، تبسم آمیز نگاہیں، کہیں کوئی کمی نہیں تھی۔ اس نے دانیال اور انابیہ کی مسکراہٹ میں اپنی مسکراہٹ کو بھی شامل کیا تو جیسے ہلال احمر کی تابناکی ایک دم سے بڑھ گئی تھی۔ یہ سچ ہے، دوسروں کی خوشی میں خوش ہو جانا آسان نہیں، وہ بھی اپنا آپ مار کر، مگر یہ اتنا مشکل کام بھی نہیں۔ اگر کرنا چاہیں اور کچھ نہ صحیح، اطمینان قلب ضرور نصیب بنتا ہے، اور اللہ کی خوشنودی کا بیش قیمت انعام الگ۔ وہ بھی مطمئن تھی۔